उम्र गुजर गई खुद को बनाने में, सालों गुजर गए खुद के सपने सजाने में। एक जज्बा और जुनून था खुद का नाम बनाने में, पर कायम रखा अपने मंजिल को पाने में। तो चलिए, आज के जो हमारे गेस्ट वो बेहद ही खास है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल से भी ज़्यादा इस इंडस्ट्री को दिए हैं। मुलाकात करते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं बॉलीवुड एक्टर मिस्टर रमेश गोयल जी सर से। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने बिजी शेड्यूल में से हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। नहीं, धन्यवाद देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये मेरी भी ज़रूरत है। जी सर। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी बड़ी चैनल, इतने बड़े लोग, फिल्म इंडस्ट्री के माने हुए लोग, इंटरव्यू लेने वाले लोग, और मुझ जैसे नाचीज़ को, मुझ जैसे छोटे कलाकार के इंटरव्यू ले रहे हैं आज आप। आपका ये बड़प्पन है कि सर आप हमारे लिए ये शब्द भी कहें सर। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। मेरा देखो, मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो इस कैमरे के थ्रू ही बढ़ूंगा ना आगे। जी सर, जी। तो आपने कैमरे दो लगाए हुए हैं। नहीं, तो आप तो मेरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना सर। आपको देख करके हम लोग अपना बचपन गुजारे हैं सर। यस। आपको देख के हम बड़े हुए हैं। अपने इस इंडस्ट्री में आपने इतने साल दिए हैं सर कि मतलब बचपन से हमने आपकी फिल्म देखी है। यस। तो हम आपको देख के सीखते हैं, हम आपको देख के बड़े हो रहे हैं सर। जी सर। तो मैं प्रियांशु राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने पॉडकास्ट शो ऑन एंड ऑफ कैमरा, अ शो ऑफ नोन एंड अननोन पर्सनैलिटीज में। सर, हमारा शो का जो एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे सर। हमारा जो ये शो है ऑन कैमरा, जैसे कैमरे के आगे जो काम कर रहे होते, जैसे एक्टर्स हो गए, डांसर्स हो गए, जो पर्दे पर दिखते हैं, और ऑफ कैमरा जो कैमरे के पीछे रह के काम करते हैं, जैसे स्पॉट बॉय हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, तो इनके बारे में भी इस शो में बात करते हैं सर, या उनसे रूबरू करते हैं सर हम। तो उम्मीद करें सर कि आपको हमारा इस शो का फौरन पसंद आया होगा। बहुत पसंद आया है, बहुत पसंद आया है। थैंक यू सो मच सर। सर, हम अपने शो शुरू करने से पहले हम चाहते सर कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं सर। अभी 50 साल का अनुभव और पूरा बताना तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं अपनी यात्रा को, फिल्मी यात्रा को थोड़ा शॉर्ट करके चलूँगा। मेरी प्यारी जनता जनार्दन, मेरे वेल विशर्स, सबको मेरा नमन, सादर प्रणाम। आज मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और मैं अपने बारे में बताऊं, उसको दुनिया देखेगी और भी बड़ी बात हो जाएगी। एनीवे, देखिए साहब, मैं रहने वाला फतेहपुर सीकरी, डिस्ट्रिक्ट आगरा, उत्तर प्रदेश का हूं। अच्छा। वहाँ पर मैं पॉलिटिक्स में था। नगर पालिका फतेहपुर सीकरी का मैं वाइस चेयरमैन था, और मेरे पिताजी की बिजनेस थी। लाला देवी चरण गोयल मेरे पिताजी का नाम था, और बड़े साधारण लाइफ थी हम लोगों की। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा थी कि यार, मैं जब भी रोड पर निकलता हूँ फतेहपुर सीकरी में, लोग बोलते लाला देवी चरण गोयल का लड़का जा रहा है। ये सुन के मेरे कान से पक गए थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बोले, मैं पिताजी के नाम से क्यों जाना चाहूँ भाई? मेरा नाम रमेश गोयल है। ये बोल सकते हैं कि भाई, जब मेरे पिताजी जा रहे हों तो मेरे रमेश गोयल के पिताजी जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी को भी फ़ख्र महसूस होगा कि मेरे बेटे के नाम से मैं जाना जा रहा हूँ। क्योंकि हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा इतना आगे बढ़े कि उसके नाम से मैं जाना जाऊँ। करेक्ट सर। इस थ्योरी को मैंने अप्लाई किया, और मैंने सबसे बात की कि यार, पॉलिटिक्स में हूँ मैं, वाइस चेयरमैन हूँ, तो ये लिमिटेड है मामला।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं जाना चाहूँगा, लेकिन हिंदुस्तान लेवल पर मैं कैसे जाना जा सकता हूँ। तो सब लोगों ने एक ही आवाज़ दी कि भाई आपको कलाकार बनना पड़ेगा। अच्छा। कलाकार एक ऐसी कौम है जो छोटे से भी सीन में आएगी तो भी वो मार्क होगी और लोग जानेंगे, अरे यार वो अपना फतेहपुर से के लड़का है ना रमेश गोयल, वो एक्टर बन गया है, देखो उसका ही आ रहा है। और वही हुआ। जब मुझे काम मिलने लगा तो मैं नज़र नहीं आता था। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, 10 अक्टूबर 1973 को मैं मुंबई में आया। अक्टूबर? यस, 10 अक्टूबर 1973 को मैं दादर आया देहरादून एक्सप्रेस से। फिर वहाँ से मैं जैसे तैसे शांतिलाल कंपाउंड एक जगह बांद्रा ईस्ट में। अच्छा। तो वहाँ मैंने झोंपड़ा जो है भाड़े पर लिया हुआ था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ मुझे रुकना था। हाँ हाँ हाँ। तो झोंपड़े में आ गया मैं। तो मेरे पास कुछ था नहीं, एक छोटा सा बैग था और उसमें थोड़े बहुत कपड़े थे और पैसे मेरे, चूँकि मैं घर से लेके ही रुपये 176 रुपये लेके चला था, 176। तो वो रास्ते में थोड़ा बुखार वगैरह भी था, दवाई खाने में और खाने पीने में जो है वो ज़्यादातर खर्च हो गए। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो फिर मैंने कोशिश की, तो नहीं है पैसे तो क्या किया जाए। एनीवे भगवान ने साथ दिया और मैं झोंपड़े में रहने लगा और कोशिश करने लगा कि ये सब काम मिलता कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि भाई काम तो जो है आपको मिलेगा फिल्म लाइन में, रंजीत स्टूडियो, रूप तारा स्टूडियो, इन सब जगह जो है क्राउड इकट्ठी होती है, वहाँ से बोर्ड पूरा होता है, वो फिर फिल्म के लिए क्राउड लेके जाते हैं। अच्छा। तो मैंने फिर ट्राई किया, मैं आ गया रूप तारा स्टूडियो में। तो वहाँ सिलेक्शन होता था क्राउड का। तो मतलब ये बातें पिछले 50 साल पुरानी है? पुरानी है। अच्छा। तो मेरा सिलेक्शन होने लगा। लंबा चौड़ा आदमी था, थोड़ी बहुत दाढ़ी बड़ी थी क्योंकि कटवाने के पैसे ही नहीं थे। अच्छा। तो उसी में मुझे काम मिलना शुरू हो गया और फिर क्राउड में मुझे काम मिला। आंधी और भी अमीर गरीब, देवानंद, हेमा मालिनी, ये सब के फिल्मों में डेली क्राउड में जाने लगा और मेरा कोई काम नहीं, बस कैमरा कभी कभी पैन हो जाता था और मैं कहीं नज़र ही नहीं आता था। तो ये कई साल तक चलता रहा। तो मैं फिर दोबारा टेंशन में आ गया। बोले मेरी शक्ल तो आने रही, मैं घर वालों को क्या बोलूँ, मैं एक्टर बनने आया हूँ यहाँ पर, घर वालों को रोता हुआ छोड़ के आया हूँ, तो मेरी शक्ल ही नहीं आ रही, तो फ़ायदा क्या फिर। इससे बढ़िया तो बढ़िया नौकरी कर सकता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, डिप्लोमा होल्डर हूँ, टेक्निकल आदमी हूँ मैं, क्या बात। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया, मैं नौकरी कर लूँ फिर। तो मेरे वाइफ ने बोला नहीं, आप जो मकसद लेके आए हैं, फैमिली मेरे साथ थी। अच्छा। हाँ। तो भाई बोली नहीं आप घबराइए मत, हम आपका साथ सर, हम इस बारे में एकदम डिटेल से बातें करेंगे सर कि आपने कहाँ से शुरू किया, फिर आपने शादी कब की सर, फिर आपकी फैमिली कैसे बढ़ी जी, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। आपने करियर फिर कैसे शुरू किया? हाँ, तो बस वाइफ ने बोला नहीं 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 आप हमारी चिंता मत करिए, हम 2 रोटी होगी उसमें ही हम गुजारा कर लेंगे, कहीं न कहीं से देगा, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, सबकी सुनता है वो, आप अपने एम को जो टारगेट है उसको कंप्लीट कीजिए। तो हम लगे रहे। तो उसमें फिर हमने सोचा कि हमको अभी डायरेक्ट स्ट्रगल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम सप्लायर के थ्रू क्राउड में जाते हैं। अच्छा। डायरेक्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते, तो प्रोडक्शन मैनेजर होते थे। तो इनसे बात करके फिर मैं अपने थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचा के 1-2 ऐसे ही दिखाता, सर मैं एक्टर हूँ। अच्छा, पहले ऐसे फोटोज चलते थे कि सर ये मेरी फोटोज है, ये मेरी रिज्यूम है, आप देख लो। तो डायरेक्टर नीचे से ऊपर देखते थे। अच्छा फैक्टर तो भाई ये फ़ोटो ठीक है, हाँ ठीक है, मिलते रहिए आप। 2-4-10 जगह मिले तो सब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन कंट्रोल, भाई मिलते रहिए। उस मिलते रहिए में हम तो उधर क्राउड में काम कर ही रहे थे, तो थोड़ा बहुत भोजन का तो इंतजाम कर रहा था ऊपर वाला, लेकिन जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो रहा था। फिर मौका मिलने लग गया, ये सीरियल चल पड़ी वहाँ पर, ये ज़िंदगी, नुक्कड़, ये सब सीरियल चलने लगी। तो उसमें हमको मौका मिल गया काम करने का। तो हमने देखा इधर शॉट हो रहा है और इधर जो मॉनिटर लगा हुआ है उसमें देख रहे हैं सब लोग। तो मैंने पूछा डायरेक्टर से, उसके डायरेक्टर थे यही ज़िंदगी के सईद मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा एंड कुंदन शाह, तीनों मिलके जो है सीरियल बनाते थे और सुपर हिट सीरियल थी। उसमें
यही जिंदगी देखी आपने? ये हाँ सर, कैसे नहीं, बचपन में हमने देखी सर। तो मैंने पूछा, मैंने सर ये मैंने शॉट दिया उसमें नज़र आ रहा है, ये मैं नज़र आ रहा हूँ। तो बोले इसी का नाम तो टीवी सीरियल है। मैं सर मैं फिल्मों में इतने साल से काम कर रहा हूँ, क्राउडों में कहीं नज़र नहीं आया। बोले वो फिल्म है, बनती है, एडिटिंग होती है, डबिंग होती है, क्या क्या होता है, कभी रोल रहता है कभी नहीं रहता है, सालों बाद रिलीज होती है, कई बार कट लग जाता है, कट लग जाता है। तो ये तो जहाँ शॉट दिया कि यहाँ दिखाई पड़ेगा, और ये 2-4 महीने माना शुरू हो जाएगा, फिर रेगुलर आएंगे। आपका रेगुलर रोल है, हाँ गुंडे का रोल है तो रेगुलर रोल है, आप आएंगे। मैं ठीक है सर। तो हमने उसी पर डिसाइड कर लिया कि अब हम टीवी सीरियल करेंगे, फिल्मों का जो क्राउड है वो छोड़ते हैं, अब नहीं जाएंगे, इसी में रहेंगे। तो हमको फिर ऐसे काम मिलना शुरू हो गया। करते करते फिर रामायण सीरियल चालू हो रही थी, तो उसमें मामा मारीच का रोल मिल गया, और वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि मामा मारीच के पास में रावण आते हैं और वो ये सहायता मांगते हैं कि मुझे सीता का हरण करना है, और तुम में ये तुम्हारी ये चाल, तुम में ऊपर वाले ने दिया हुआ है, शिफ्ट दी हुई तुमको कि तुम अपनी कोई भी आकार बना सकते हो। तो मैं चाहता हूँ तुम सोने का हिरण बन जाओ, जिस सीता माँ जो है वो आप पर मुग्ध होंगी, और मैं उसको कुटिया से उठा लाऊंगा। इस तरह से उसने प्लानिंग की, और मैं आपको फिर रामचंद्र जी जो भी करेंगे इतनी देर भागेंगे आपके पीछे, हिरण के पीछे, क्योंकि सीता जी बोलेंगे हिरण को पकड़ो, मुझे बहुत पसंद है, मुझे अयोध्या ले जाना है, सब बातें, वो बहुत लंबे सीन्स हैं वो। तो अल्टीमेटली मैंने रावण को बहुत समझाया, भाई वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता, आप उनको केवल एक आदमी मत समझिए, वो भगवान है, दुनिया को चलाते हैं। अरे छोड़ो, अब तुम्हें मेरे को बात माननी है या मैं तुम्हें भी यहीं पर लड़का दूँ, यहीं मार दूंगा तुमको। अच्छा। या तो मेरी बात माना। तो मैंने ठीक है, तुम्हारे हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं भगवान राम के हाथों से मरूं, तो मैं हिरण बनता हूं, और मेरी वो रामचंद्र जी जो मुझे मार देते हैं और सीता का हरण होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट सीन है, कभी 15 मिनट का सीन है, इतना इम्पोर्टेंट सीन है कि अगर ये नहीं होगा तो जो एंटी क्लाइमैक्स इसका स्टार्ट नहीं होता है। हाँ एग्जैक्टली, वो वॉर, फिर वॉर क्यों, वो युद्ध क्यों हुआ, अरे राक्षस मरेंगे, फिर क्या क्या होगा, रावण मरेगा, उसमें पूरी भूमिका थी उस छोटे सीन की। तो रोल बहुत इम्पोर्टेंट था लेकिन छोटा था। तो पब्लिक ने देखा तो सबसे पहले तो मेरे घर वाले ही बहुत खुश हो गए। अच्छा, अरे जो तुम्हारा लल्लू है लल्लू रमेश है जो तुम्हारा। हाँ। मेरे पिताजी बोले हाँ, मेरी माँ भी बोली, और लोग भी बोले सब। तो चूँकि रामायण को लोग बड़ा अच्छा बना के फर्श पर बैठते थे गांव में। हाँ, मुझे भी याद है कि मतलब बचपन में जब हम अपने दादाजी के साथ रामायण देखते थे तो पूरे घर इकट्ठे शाम में बैठते थे, तो सब लोगों ने पहचान लिया, बोले रमेश जी, तो रमेश आएगा, रमेश आएगा। तो हंगामा हो गया, उससे हमारी वैल्यू बढ़ गई। हाँ। फतेहपुर सीकरी में उनके लेटर पर आने लगे, भाई तुम अच्छा है, दिखाई दे रहे हो अभी, अच्छा लग रहा है हमको। और उसी दरमियान में फिर पब्लिसिटी बढ़ी, तो सरफरोश आजू बाजू में और तमाम फिल्में मिलना शुरू हो गया। सरफरोश मिलने से सरफरोश सुपर हिट हो गई। हाँ, आमिर खान साहब के साथ में 4 ऑफिसर थे, मैं तो ऑफिसर समझिए, हवलदार समझिए, तो साथ में था मैं। तो वो स्टार्ट टू फिनिश था वो रोल, यानी फिल्म स्टार्ट हुई तो हमसे हुई और ख़त्म भी हमसे ही हुई। अच्छा। तो उसमें बहुत वैल्यू बन गई मेरी। और फिर तो जो लाइन लगी है फिल्मों की, बाप रे बाप, एक दिन में 3 शिफ्ट। एक वक्त तो ऐसा आया कि सरफरोश की शूटिंग कर रहा था मैं, इधर माफिया की शूटिंग है, इधर शांति की शूटिंग है, और मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ राजस्थान में। वहाँ से मुझे आके इन दोनों की शूटिंग करनी है, इन दोनों में बात हो रही है। बोलो जल्दी आओ भाई। मैं सर में मेरा बस जो है ट्रेन पहुँचने वाली है, मैं अभी पहुँच रहा हूँ बस। एडजस्ट किया, शूटिंग हुई, तो मैं इतना बिजी हो गया और मुझे लगने लगा वाह ऊपर वाले तू भी ग्रेट एक भिखारी टाइप आदमी को एक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, जो मेरा टारगेट था वह पूरा कर रहे हैं। भगवान तुम्हारे चरण के इधर मैं छूना चाहता हूँ सर। उनका आशीर्वाद और आपका मेहनत जी, अगर आपकी मेहनत नहीं होती सर तो उनका आशीर्वाद भी काम नहीं आता। भगवान भी कहते हैं कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, अगर तुम मेरे भरोसे बैठे रहोगे तो कब तक बैठे रहोगे। ये बात भी सही है, पर मेरा सोचना ये है कि वो ही बुद्धि देता है, सब कुछ वही करते हैं उनके कठपुतली हम हैं। हाँ, क्योंकि वो जो बोलेंगे, मुझे क्या मतलब, मैं एक पॉलिटिकल आदमी था, अपनी कपड़े की दुकान करता था, क्यों दिमाग में आई कि मुझे इंडिविजुअल होना चाहिए, मैं अपने नाम से जीना चाहता हूँ। तो ये उसने मुझे
भेजे में घुसाई कि नहीं तू डिज़र्व करता है, तू वहाँ जा और स्ट्रगल कर और तू बनेगा कुछ। तो कहने का मेरा मतलब है भगवान को मैं पूरी तरह से मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ और 100% मैं पॉजिटिव हूँ अपने बारे में। ये बहुत बड़ी बात है सर। नेगेटिविटी आती ही नहीं है सर। नेगेटिविटी क्या चीज़ होती है? मुझे लगता है सर अगर हम इस वर्ड से निकल जाए, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वर्ड कुछ होता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है अगर हम किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट है तो फिर हम हर कुछ अचीव कर सकते हैं इस दुनिया में। बस हम अपने अंदर हमें पॉजिटिविटी रखना चाहिए और किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तो हम हर चीज़ पा सकते हैं। तो इसी तरह से पृथ्वी थिएटर में नाटक किया, हरे कृष्ण मंदिर में नाटक किया, तो नाटक करने से थोड़ी परफॉर्मेंस भी बढ़ने लगी, एक्टिंग की नॉलेज होने लगी, फिल्में मिलने लगी, सीरियल मिलने लगी। शांति सीरियल में बहुत अच्छा रोल था और उसके बाद में और भी बहुत सीरियल आई, बहुत से काम किए। अभी आप ये समझिए गूगल पर IMDb पर मेरी 180 फिल्में हैं, फीचर फिल्म सर। 191 है? यस सर। अच्छा, तो अभी ज़्यादा हो गए होंगे। अच्छा, आपने चेक किया है सर? ये रिसर्च करना हमारा चलिए। तो 191 हिंदी फिल्में और सीरियल तो पता ही नहीं कितनी की होंगी मैंने। हर सीरियल में होता था। अच्छा, चूँकि मुझे काम क्यों मिलता था कि मेरी पैसे की कोई डिमांड नहीं थी, क्योंकि मुझे भूख प्यास झेलने की आदत पड़ गई थी। तो जो प्रोड्यूसर का बजट होता, जो मुझे प्रोडक्शन मैंने बोलता कि गोयल साहब को इतना मिलेगा, मैंने से चलेगा सर, आप मुझे काम देना, यही बहुत बड़ी बात है। पैसा वैसा सब एडजस्ट हो जाएगा, जब मैं हट हो जाऊँगा तो बहुत पैसा मिलेगा, फिर सब कर लूँगा मैं। तो ये मेरी धारणा थी, तो इसलिए मुझे बहुत काम मिलने लगा। जो जितना दे रहा है, कुली में काम मिल गया, बोल भाई कुली में तुमको काम तो मिलता है अमिताभ बच्चन के साथ में, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने मत देना, पर ले तो चलोगे ट्रेन में? तो बोले हाँ ले चलेंगे। बोले खाना पीना? बोले खाना पीना मिलेगा। कुली में चले गए 1 महीने के लिए, बेंगलोर में शूटिंग हुई। अब अमिताभ बच्चन के साथ में काम करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एग्जैक्टली सर। अमिताभ बच्चन को मैं देखता रहता था, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी आता था, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ पहले काम नहीं किया था। लेकिन हुआ क्या कि डायरेक्टर मनमोहन देसाई बोले कि इसको कुली बनाओ, लंबा चौड़ा है और अम्बी जी भी लंबे चौड़े से कुली बनाओ। मुझे कुली बना दिया और कुली उनके साथ साथ, तुम साथ साथ रहना, तुम ये जो जूनियर आर्टिस्ट हैं जो ये क्राउड में काम कर रहे हैं, तू एक्टर बनना चाहता है ना, तो तू इनकी परवाह मत करना, तुझे धक्का मुक्की करेंगे, निकालेंगे, लेकिन तू निकलना मत। ये डायरेक्टर मुझे पहले बोल दिया कि तेरी जो इच्छा है, जो टारगेट एक्टर बनने की, जब ही पूरी हो सकती है इस फिल्म में, कि तुम नज़र आओ अपने फतेहपुर सीकरी में, लोगों में, रिश्तेदारों में, कि तुम अमिताभ बच्चन के साथ में रहना। बस वही हुआ। आप देखेंगे कुली तो मैं अमिताभ जी के साथ में ही हूँ। एक बार क्या हुआ, एक सीन था कि कुली स्ट्राइक कर देते हैं। तो लंच हो गया, वो लंच के बाद हम सीन लेंगे, मनमोहन देसाई बोले। मैंने सोचा लंच हो गया तो मैं आज खाना नहीं खाता हूँ। तो जिस जगह कुली बैठा हुआ उसे सब कुली फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो मैं उसी जाके दोपहरी प्लेटफॉर्म पर, तो बरसात बहुत ही धूप थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ बैठ गया मैं ऐसे मार के। मनमोहन देसाई खाना पीना खा के आए, क्राउड आया, बोले यस एवरी कुली विल फॉलो दिस मैन। कोई नाम तो जानता ही नहीं था मेरा। दिस मैन इज सिटिंग ओवर हियर ऑलरेडी, यू हैव टू फॉलो दिस। ओ सब कुली मेरे पीछे हो गए। उसमें टाइट क्लोज था तो मेरा टाइट क्लोज हो गया उसमें। पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि क्लोज होना कितनी बड़ी बात है अमिताभ बच्चन की पिक्चर में। और फिर मैं ढोल बजा रहा हूँ और भी तमाम उसमें काम थे, भाग रहा हूँ ट्रेन के पीछे, अमित जी भाग रहे हैं, मैं ही भाग रहा हूँ। तो ये सब शॉट्स में हैं, झगड़े हो रहे हैं, भाग रहे हैं। और उसके साथ साथ में चूँकि हमको पैसे वहाँ मिलने वाले थे, कम मिलने वाले थे, हम जो कुलीगिरी भी करते थे। जो प्लेटफॉर्म से जो पैसेंजर्स आते थे, रियल ओरिजिनल पैसेंजर्स को, उससे भी हम थोड़ा बहुत कुलीगिरी करके जो है, अच्छा, ये हम प्रोडक्शन को नहीं मालूम पड़ने देते थे। ये मतलब शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा है कि जो मजेदार किस्सा है। हाँ मजेदार, वो हमको तो वो कुली समझते थे। हाँ, क्योंकि उसी ड्रेसअप में है, ट्रेन वहीं आ रही है, उतर रही है, तो हम लाओ मैं ले चलता हूँ। तो जो भी मिल गया वो ले लिया, तो उससे थोड़ा बहुत खर्चा भी निकलता। तो 1 महीने हमने बेंगलोर में ऐश किया। पैसे भी मिल रहे हैं, उधर से प्रोडक्शन ने पैसे देना शुरू कर दिया। बोला अच्छा यार इसको पैसे दो यार, कुछ तो दो, फैमिली वाला आदमी है, सब स्त्री जान गए थे जब तक। तो उन्होंने पैसे दिए और उससे हमारा फिर अमिताभ बच्चन के साथ में काम मिलने लगा। तो फिर
और फिल्में मिलने लगी, फिर कालिया कुली ये हो गया, कालिया हो गया, नमक हलाल हो गया, उसमें छोटे छोटे जो है शॉर्ट्स जो है हमको मिलने लगे। फिर उससे भी पहले हमको सरफरोश में काम मिल ही चुका था, तो आमिर खान साहब की फिल्म, फिर क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें एक बहुत बड़ा सीन था, डायरेक्टर देवी धवन और गोविंदा जी मुझे इंक्वायरी करते हैं। देखा वो सीन, मैं कटघरे में खड़ा हुआ इंस्पेक्टर बन के। यस सर, कैसे नहीं देखा सर, आप वहाँ खड़े हैं, वो मतलब यही तो कहा सर मैंने कि आपके फिल्म्स। हाँ, तो क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ। और फिर इक्का राज रानी, विनोद खन्ना, गोविंदा, मतलब ऑल बिग फिल्म से मैं अभी सिलेक्ट होने लगा। कभी पीछे खड़ा हूँ, कभी आगे खड़ा हूँ, कभी मार खा रहा हूँ, कभी गिड़गिड़ा रहा हूँ, कभी आगे आने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब सीन्स जो है पब्लिक ने देखे, और साथ में जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट उसने भी देखे। तो मैं थोड़ा थोड़ा अपनी पहचान मेरी एज एन एक्टर बनने लगी कि ये आदमी डायलॉग बोल लेता है, एक्सप्रेशन दे देता है और गिर पड़ जाता है, थोड़ी फाइट वाइट भी कर लेता है। तो मुझे बहुत काम मिला है। मतलब अभी जैसे कि हमेरा ही प्यार के सुपर फिल्म थी महेश भट्ट साहब की, जूही चावला, आमिर खान, उसमें मैं दुकानदार बना हुआ हूँ। तो वो आते हैं चारों बच्चे जूही चावला के सामने गाने में, और वो गाना तो अलग है, उसमें आते हैं तो मेरे वो खेलते हैं, तो मैं फिर डायलॉग बोलता हूँ। तो ये इस तरह के सीन से मेरी एक दो डायलॉग, एक दो सीन की पोजीशन बन गई और मुझे काम मिलने लग गया। सीरियल में तो मैंने बेतहासा काम किया, बहुत काम किया सीरियल्स में, ज़्यादातर सीरियल्स में मैं काम करता ही रहा और आज तक कर रहा हूँ। आज तक फिल्मों में भी काम कर रहा हूँ, मुझे अभी भी काम मिलता है 50 साल के बाद में। और सबसे बड़ी जो बात मर्यादा पुरुषोत्तम की ये हुई कि 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम का प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, और 25 तारीख को मुझे एक ऐसा एपिसोड मिला जिसमें मेरी दरबान की भूमिका है, और वो एपिसोड इंस्टाग्राम पर डाल दिया उसने, वो यूट्यूबर था। अच्छा। हाँ, तो डाल दिया तो उसकी इतनी बड़ी लाइकिंग हो गई, इतने फॉलोवर्स बढ़ गए मेरे। तो मेरा 26 तारीख को फोन आया, बोल गोयल साहब आप तो नज़र आ रहे हैं यार, बहुत सालों से देखा नहीं था आपको, तो नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। तो मैंने क्या हो गया, बोले यार एक वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट पड़ी हुई है, उसमें तुम वायरल हो गए हो। मैंने क्या बात कर रहे हो? तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने देखा है यार, तो बहुत से लाइक और बहुत व्यूज मिल रहे हैं और फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। और आज 26 तारीख है, समझो कि एक महीने में इतने जो फॉलोअर देख रहे हैं, 91,400 फॉलोअर्स बन चुके हैं मेरे। क्या बात है सर, ये बहुत, तो ये उसकी कृपा है। अभी मुझे इसका चस्का लग गया है। अच्छा। अब मैं डेली वीडियो बनाता हूँ। हाँ। जहाँ पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं यही हमारा स्टूडियो है। अच्छा। इसी में हमारी 2 टीम है। हाँ। जब उन पर टाइम मिलता मेरे पास आ जाते हैं, और हम जब तीनों का टाइम मिल जाता, मेरी शूटिंग नहीं उनकी भी नहीं है, तो हम वीडियो बनाते हैं। और वो वीडियो अभी रेगुलर चलेंगे, काम शूटिंग का चलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट रुकेगा नहीं अपनी जिंदगी जीना। हाँ, नहीं, हमको मिलियन में जाना है, मिलियंस में सर, एकदम। क्योंकि जिस आदमी की 50 साल की सेवा है फिल्म इंडस्ट्री में, जब कारपेंटर, मजदूर, बढ़ई, स्पॉट बॉय, बिना पढ़े लिखे लोग, उनके 50 लाख फॉलोवर्स हैं। डांसर्स, वो जिन्होंने कैमरा ही फेस नहीं किया, उनके 50 लाख फॉलोवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। कैमरा में आप फिल्मों में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सीरियल में आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वेब सीरीज में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात, वो तो आप कर ही रहे थे और करते रहेंगे। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट ऊपर वाले ने खोला, किसका? इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया, इससे मेरा कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। और मैं आजकल इतना खुश चल रहा हूँ। हाँ। इतना खुश चल रहा हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाने नहीं है। हर जगह से फोन आ रहा है, बोल गोयल साहब इस एज ग्रुप का कोई भी एक्टर इतने फॉलोवर्स नहीं रखता। अगर वो फॉलोवर्स रखता है तो वो स्टार है। हाँ, एग्जैक्टली। आप जैसा पेमेंट लेने वाला आदमी, 10-20 हज़ार का पेमेंट लेने वाला आदमी, वो इतने फॉलोअर्स नहीं है, क्योंकि उनको वो तो ख़त्म हो जाते हैं मेरी उम्र में आके। बोला अभी क्या करना है यार, बुढ़े हो गए। आप इस इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। हाँ। हम तो बुढ़े हो गए यार, ये सीनियर सिटीजन निकली बात है। हाँ। अभी क्या करना है, बच्चे कमाते हैं, बच्चे पैसा देते हैं, खाओ पियो मस्त रहो, लेटे रहो, रात को दारू पियो सो जाओ, बीवी बच्चों को गाली दो, या बीमार हो जाओ तो हॉस्पिटल चले जाओ, और नहीं तो राम नाम सत्य ऊपर चले जाओ। आई डोंट वांट दिस। मेरा मोटो ये है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा
तब तक कैमरे के सामने रहूँगा। ये कैमरा मेरा गॉड है, भगवान है मेरा कैमरा। अगर ये कैमरा नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, कैमरा है तो मैं भी हूँ। और वो ये अभी 2024 में स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अगर ये मेरा वीडियो नहीं वायरल होता तो मैं तो धीरे धीरे डाउन जा रहा था, क्योंकि काम बहुत कम हो गया था। लोग भूल गए थे ज़्यादातर, चाहे मैंने किसी साथ अच्छा किया हो, सब लोग कोई फ़ोन ही नहीं करता था। अभी जो फ़ोन आने लगे हैं, गोयल साहब यार आपके तो रोज़ाना 1000 जो है फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, क्या पैदा कर दिया मैंने? भैया मेहनत कर रहे हैं, लाइन मिल गई, हम तो जानते नहीं थे क्या इंस्टाग्राम होता है, ये तो लाइन मिल गई है तो हम ये कर रहे हैं। तो अभी मुझे पूरा विश्वास है कि ये इंस्टाग्राम मुझे हमेशा जिंदा रखेगा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर बेड पे बीमार भी हो जाऊंगा तो वहाँ भी वीडियो बनाऊंगा बीमारी का लेकिन इंस्टाग्राम नहीं छोड़ूंगा मैं। मतलब सोशल मीडिया में आपको एक्टिव रहना है? एक्टिव रहना है। काम फिल्म लाइन में मिले न मिले वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है, पर ये तो मुझ पर डिपेंड करता है ना। नहीं सही, ये मेरी स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है, मेरी एक्टिंग पे, मेरे मेहनत पर डिपेंड करता है। मेरी बात है, मेरा घर है, खुद का घर है, खुद का स्टूडियो है, खुद का पलंग है, सब। जैसे आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरी जगह पे ले रहे हैं ना। यस, कितनी बड़ी बात है। जो आदमी झोंपड़े में रहता था भाड़े पर, उसका खुद का फ्लैट है, 3 बेडरूम वाला, ये बड़ा फ्लैट है। जी जी सर। इसकी कीमत जो है बहुत कॉस्टली कीमत है, 7 बंगले में ये। हाँ, मुंबई का सबसे कॉस्टली ये एरिया है, इस बांद्रा टू बोरीवली में 7 बंगला, मेन रोड पर आप देख रहे हैं। इतना कीमती फ्लैट, सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने, जो मैं डिजर्व ही नहीं करता उससे ज्यादा मुझे दे दिया है। नहीं सर, आप डिजर्व करते हैं। नहीं ये सर आप डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते तब आज आपके पास ये सब चीज़ें सर। आपकी मेहनत, आपका लगन और ऊपर वाले का साथ, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है, तब सर आपके पास इतना। और आप, हम चाहते हैं सर कि आप जिस तरह से, आप जिस पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी के आगे, जब तक आप हैं तब तक आप इसी पॉजिटिविटी के साथ रहें और आगे बढ़ते रहें सर। सर पॉजिटिव आदमी नहीं है तो स्टार बनने के बाद में ही वो फिर नेगेटिव होगा और दारू पीना शुरू कर देगा और अपने आप को ख़त्म कर लेगा। मैंने बड़े बड़े हीरो की लाइफ देखी है, कामयाब हुए, स्टार बने, रोड पर थे, स्टार बने, और कामयाबी में इतना वो इन्वॉल्व हो गए कि हम कामयाब हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे, दारू पीना और तमाम तरह की जो गंदगी है वो सब करना, और अल्टीमेटली वो स्वर्गवासी हो गए सर आपके सामने। हाँ जी। हाँ, तो इसीलिए मैं, मालूम है मुझे 50 साल में कौन आदमी किस तरह से मरा है, किस तरह से डेथ हुई है उसकी। अकाल मृत्यु तो एक ऊपर वाले के ऊपर है, एक्सीडेंट हुआ मर गया, लेकिन आदमी खुद मर रहा है दारू पी पी के, चरस पी पी के, गांजा पी पी के। कितने लफड़े हैं इस फिल्म लाइन में, लगता ऊपर से बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छी फिल्म लाइन में, लेकिन सर फिल्म लाइन में शौकीन भी लोग हैं, चरसी लोग भी हैं, ज्वारी भी हैं, और सब कुछ तरह के लोग हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन है फिल्म इंडस्ट्री, पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई है। मद्रास, केरला, बेंगलोर, हैदराबाद, यूपी, दिल्ली, भोजपुरी, तमाम तरह की लैंग्वेज फिल्में, तो वो सब एक्टर एक दूसरे के, सब एक ही कॉम है ना, एक्टरों की कॉम है, सब कनेक्ट। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है आदमी को एकदम घमंड में ला देता है, और आई एम एवरीथिंग, और उस घमंड में आदमी भूल जाता है कि जिस आदमी ने आपको आगे बढ़ाया है, जिस जनता जनार्दन ने आपको आगे बढ़ाया है, आप उसको ही अवॉइड कर रहे हैं। सर एक फोटो नहीं खिंचवाते बड़े स्टार, नहीं टाइम नहीं है, और बड़े स्टार के सामने जा ही नहीं सकता कोई पब्लिक का आदमी, उनके 10-10, 20-20 बॉडीगार्ड होते हैं, करेक्ट, अंदर जा ही नहीं सकता, उनकी 200 फुट की दूरी से बाहर ही पब्लिक देखती है उनको। न वो फोटो खिंचवाते हैं, न वो ऑटोग्राफ देते हैं, न वो कुछ, मतलब पब्लिक को अवॉइड करते हैं वो। लेकिन वो उस दिन को भूल गए जब उनको कोई जानता नहीं था, वो भी रोड पर थे, जैसे पब्लिक रोड पर रहती है। करेक्ट। तो जब उस आदमी उस दिन को भूल जाता है तो फिर आदमी ऐश करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, क्लबों में जाता है, तमाम तरह की गलत बात करता है, स्टेटमेंट करता है। तो फिर उसका, जैसे मैंने रावण को समझाया था घमंड बहुत बुरी चीज़ है भाई, बुरी चीज़ है। हाँ, घमंड में बर्बाद हो जाओगे, लंका खत्म हो जाएगी, और वही हुआ। तो वही हमारे यहाँ जो ये सब खाने पीने वाले लोग, उनका वही असर होता है। और मैं एक ऐसा एक्टर हूँ, चाय, कॉफ़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मटन, चिकन, दारू, जुआ, पान, कुछ भी मैं लेता नहीं हूँ।
एक टाइम खाना खा, जब से मैं सीनियर सिटीजन बना हूँ एक टाइम खाना खाता हूँ, और वो भी शाम को 7 बजे से पहले। जैसे अभी इस इंटरव्यू में टाइम लेट हो गया तो मैं आज भूखा ही रह गया, क्योंकि दिन भर में फ्रूट्स खाता रहा, ड्राई फ्रूट्स खाता रहा। अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैं कल जाके 11 बजे खाऊंगा, यानी 16 घंटे का मेरा फास्ट रहता है। सर हम आपके बचपन से चलते हैं सर। हाँ, आपके फैमिली बैकग्राउंड से, कि सर आपके फादर, आपके पेरेंट्स मतलब क्या करते थे, आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, फिर आपने कैसे आप बड़े हुए, आपका एजुकेशन क्या रहा सर? तो बचपन शुरू करते सर आपका। ये तो बहुत सीरियस मैटर हो गया फिर। हाँ सर, आपको तकरीबन 70 साल पहले जाना पड़ेगा सर आपको। बचपन मेरा बहुत गरीबी में बीता। वो इसलिए कि मेरे पिताजी तो अच्छे थे, पैसे वाले थे, वो बिजनेसमैन थे, कपड़े की दुकान करते थे, लेकिन वो थोड़े से पैसा खर्च करने में हिचकिचाते थे। मतलब हम बच्चों को पैसा नहीं देना, हर चीज़ की कमी। मेरी माताजी जो है परेशान रहती थी। हालांकि खर्चा तो मेरे पिताजी चलाते थे, लेकिन हमने बहुत स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करते करते हम पढ़े, तो फिर हमने इंटरमीडिएट किया, फिर उसके बाद में हम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करने चले गए। तो इन सब में हमारी माँ की भूमिका बहुत ज़्यादा रही। अच्छा। माँ मेरी क्या करती थी मुझे पढ़ाने के लिए, कि जो ट्रैक पर पहले पुराने इंजन थे ना, उसमें कोयले डालते थे, तो जो कोयले जल के नीचे गिर जाते थे, उन कोयलों को चुनती थी वो, और उसको बेच के मुझे पढ़ाती थी। पिताजी पर पैसे थे, लेकिन वो उनकी आदत में थी। क्या करोगे पढ़ के, दुकान में बैठो ना, मेरे साथ दुकान में बैठो। तो ये रियलिटी थी बचपन की। जवाब ये सवाल तो मुझे आज तक किसी ने किया नहीं, आपने किया, मैं डिटेल में जा रहा हूँ। तो पिताजी चाहते थे मैं बिजनेसमैन बनूं, यानी मैं कपड़े की दुकान करूं। अच्छा। या कोई और बिजनेस करूं, क्या रखा है पढ़ने लिखने में। पर मेरी माँ बोलती थी नहीं बेटा तू पढ़ना, मैं कोयले बेचूंगी और भी मेहनत करूंगी, लेकिन तू पढ़ाई मत छोड़ना। और अल्टीमेटली हुआ वही कि हम पढ़ लिख गए। इंटरमीडिएट के बाद में डिप्लोमा कर लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी नहीं मिली तो फिर सोचा क्या करें, फिर ये फितूर आ गया कि यार एक्टर बनते हैं, जो हमने बताया था पहले आपको। तो यहाँ बम्बई आ गए। तो बचपन जो है बहुत गरीबी थी, और प्लस मेरा जो रुझान था वो पॉलिटिक्स में था, जो पिताजी नफरत करते थे कि राजनीति में नहीं जाना अपने को, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में दुश्मनी हो जाती है। पर मेरा था, और इसीलिए मैंने नगर पालिका का जो मेंबर काउंसलर होते हैं उसमें मैंने इलेक्शन फाइट किया, मैं जीत गया, वाइस चेयरमैन बना, वो सब था। लेकिन मेरे पिताजी चाहते तुम बिजनेस करो। बम्बई आया तब भी उन्होंने बहुत समझाया कि भाई तुम बम्बई मत जाओ, एक्टर बनना बड़ा मुश्किल है, वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, न जान न पहचान, क्या करोगे जाके। पर यहाँ 1-2 रिश्तेदार थे, और हमारे एक दोस्त, हमारे एक बड़े भाई जैसे परमिंदर साहब थे, हीरो थे, होली आए रे, दुनिया के आज साज और सनम, तो उनको वो भी हीरो बन चुके थे। उनका एक मेंटल सपोर्ट था कि मेरे इलाके का एक आदमी हीरो बना, शायद मैं तो छोटा मोटा रोल करना चाहता हूँ। तो सब मिला जुला के कहने का मेरा मतलब यह है कि, और हम 5 भाई हैं, एक बहन है। अच्छा। तो जब मैं मुंबई आ गया तो वो वहाँ परेशान थे, तो उनको मैंने सबको बुला लिया यहाँ पर, भाई बहनों को। वो मेरे ही छोटे से रूम में रहे, उसी से फिर बड़े बड़े, अब वो सब पैसे वाले लोग हैं, बच्चों की शादी होगी, मेरे बच्चों की शादी होगी, बच्चे के बच्चों की शादी होगी। अभी मतलब 100 घरों का परिवार हमारा, थाना और मुंबई मिला के। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट थाना में, थाना सिटी है ना, वहाँ रहते हैं सब, और कुछ लोग यहाँ इस एरिया में रहते हैं। अच्छा। जुए साथ बंगला एरिया में। अच्छा। तो अभी तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन जब मैं आया था तब अकेला था। तब अकेले थे आप? हाँ, लेकिन मैंने सबको बुलाया कि देखो भाई बम्बई जो है बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पर अपना बिजनेस फैलाइए। तो उन्होंने कोशिश की और वे कामयाब हो गए। तो उन लोगों का मेरे बच्चों की शादी करवाना, क्योंकि मैं तो हमेशा स्ट्रगल ही करता रहा ना, आज तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरे पास में कोई बैलेंस ज़्यादा नहीं है, बस रात दिन का जो भी खर्चा वो निकल जाता है, कहीं ना कहीं से काम आ जाता है, निकल जाता है। लेकिन वो तो लखपति आदमी है, सब पैसे वाले लोग हैं। तो शादी ब्याह में हेल्प करना, कभी वैसे ज़रूरत पड़ जाए तो वैसे हेल्प करना, तो मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तो ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत काम मिलता है तो उससे मेरा खर्चा चल जाता है, क्योंकि मेरा तो कोई खर्चा है नहीं पर्सनल।
दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, एक टाइम खाना खाना है तो मैं खा लेता हूँ। और वाइफ मेरी थोड़ी सी हेल्पिंग नेचर की है, बहुत हेल्प करती है। उसने दुख भी मैंने भी दुख दिए और उसने भी दुख बहुत सहे। मैं कभी चप्पल नहीं है वाइफ के लिए, तो कभी कपड़े नहीं है, साड़ी नहीं है, ये सब गरीबी देखी। बच्चों के लिए कपड़े नहीं पहनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे बच्चे को जो है फतेहपुर सीकरी भेजना पड़ा था, बड़े लड़के को। तो उस पर इंग्लिश नहीं आती थी, वो हिंदी बोलता था कि हिंदी स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में बहुत यहाँ पैसे लगते थे, बहुत पैसे लगते थे। तो मैंने फतेहपुर सीकरी भेजा। तो हम यही रोते थे हमारा यार गरीबी, इतनी ज़्यादा गरीबी है कि हमको बच्चे को जो है और फतेहपुर सीकरी भेजना पड़ा पढ़ाने के लिए। अच्छा। कि अपने दादा दादी के पास रहो, वो खर्चा तुम्हें दे दिया करेंगे, वहीं पढ़ो, हम पर तुम्हारा खर्चा नहीं है। छोटे से बच्चे का खर्चा चलाना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो रहा था। क्या स्ट्रगल होगा सोचिए आप। झोंपड़े में रहना, पानी भर गया झोंपड़े में, पलंग पर बैठे हुए हैं, नीचे कातर बिच्छू सब दिखाई दे रहे हैं, डंडे से भगा रहे हैं, कहीं चढ़ नहीं आए ऊपर। और आम खरीद लेते थे, आम खाते थे, उससे पेट भरता था। क्यों, खाना कैसे बने, स्टोव रखने की जगह ही नहीं है, खाना बनाने की जगह ही नहीं है। छोटा सा रूम है, उसमें पानी भर गया। कहाँ पे रहते थे सर आप? शांतिलाल कंपाउंड, बांद्रा ईस्ट, मुंबई। बांद्रा ईस्ट में? हाँ। तो आम खा के कभी दिन गुजार देते थे, कभी कोई नमकीन आ गया उससे थे। मतलब जब ज़मीन में पानी भरा हुआ तो खाएं क्या। सही बात है। इतनी मुश्किलें, इतने बड़े स्ट्रगल में मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मुझे बड़ा पर उसका पता नहीं उस समय कैसे निकल गया और मैं यहाँ तक आ गया। अब मेरे लिए सब आराम है, हर चीज़ ऑटोमेटिक मुझे मिल जाती है, आराम से रहता हूँ और वीडियो बनाते रहता हूँ। सबसे बड़ा साथ तो मैम का है आप। हाँ, उसने तो बहुत दुख हो गए, हर सुख हर दुख में वो आपके साथ खड़ी रही, चाहे परेशानियां आई। मेरी वाइफ ने बहुत दुख होगा और बहुत साथ मेरा, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेशन जब मैं फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में, डिप्रेशन में आता तो वाइफ से ही बोलता था, क्योंकि बच्चे तो रोना शुरू कर देते कुछ बोलता। तो वाइफ एक हिम्मतदार थी, बोले मैंने बोला था आप टारगेट अपने को स्टार्टिंग में, जब मैं कंफ्यूज था कि मैं टारगेट ये क्राउड में काम करूं या अच्छे रोल करूं। सर आपने शादी कब की थी, आपने कौन से दौर पे शादी की? मतलब मेरी शादी जो हुई काफ़ी पहले शादी हुई, मतलब मैं अब मैच्योरिटी हिसाब से शादी, मतलब आपने 10th कंप्लीट कर लिया था? जो मतलब ब्यारी के उम्र के हिसाब से मैंने वो सब एडजस्टमेंट किया। अच्छा। और मैं अपनी उम्र को, मैं अपने को कम ही उम्र बताता हूँ, लोगों को सीनियर सिटीजन ही बोल देता हूँ बस। नहीं सर, आप यंग हैं सर, आप तो यही मानते हैं। तो इसलिए एनीवे, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है चेहरा, जो पब्लिक जज कर रही है, इसकी उम्र तो नहीं होनी चाहिए, बस वही उम्र है। सर्टिफिकेट कौन देता है फिल्म इंडस्ट्री में, कोई देखता है क्या? नहीं, कोई नहीं देखता सर। वो आपको देख के बाद अच्छा आपका स्क्रीन है जितना है, आप इतना एज में जा रहे हैं। अच्छा, ये ज्यादा बोलता है तो डांस दिखा देता हूँ कि सर मेरा डांस देखिए कितना स्मार्ट हूँ मैं। एग्जैक्टली सर। हाँ, सॉरी मैंने आपको ज्यादा बोल दिया एज, आपकी उम्र तो कम ही लगती है, फिर वो काम मिल जाता है। अच्छा, तो आप शादी के बाद बॉम्बे आए? हाँ, शादी के बाद। अच्छा, शादी कर ली तो उसके बाद बॉम्बे आए। और ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है सर कि आप शादी के बाद आप बॉम्बे आ रहे हैं, आपके घर पे आपकी वाइफ है, तो ये वाइफ कोऑपरेटिव थी ना, बोल जाओ आप, मैं बाद में आ जाऊंगी, जाओ आप, लेकिन टारगेट पूरा करो। जो आप दिन भर ही सोचते रहते हैं मैं यार एक्टर नहीं बन पा रहा हूँ या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, ये मेरे तो ये चिंता की बात नहीं है, भूखी प्यासी मरूंगी, लेकिन आप पहले बम्बई जाओ, वहाँ रूम लो भाड़े पर, जो भी खोली रूम, जो मैं तो जानती नहीं क्या है बॉम्बे में, फिर वहाँ रहो और मुझे बुला लेना, फिर वहाँ पे देखेंगे, स्ट्रगल करेंगे। और हर जगह भगवान ने साथ दिया, मेरे घर वालों ने साथ दिया, परिवार ने साथ दिया, रिश्तेदारों ने साथ दिया, और सबसे बड़ा साथ जो मुझे मिला वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टार्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉय से लेके प्रोड्यूसर तक, सब ने मेरे ऊपर रहम खाया और काम देते गए, मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। इन्फॉर्मेशन मुझे सब लोग, अपने स्ट्रगलर साथी, और गोयल साहब वहाँ चले जाओ, वहाँ से इलेक्शन चल रहा है। तो मतलब ये है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के हर आदमी ने मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, स्टार्स, एक्टर्स, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कहना चाहिए, मैं आपका, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप सब लोगों के लिए कुछ बोलने के लिए, लेकिन मैं अभी इमोशनल हूँ, बहुत ही मैं सेंटिमेंटल हो रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, और सबका ही आप सब लोग साथ देते हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री हर एक आदमी का साथ देती है, क्योंकि यहाँ पर भाईचारा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है सर। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सरदार है। देखो, डायरेक्टर हिंदू,
चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर मुस्लिम, कैमरामैन क्रिश्चियन, सरदार जी जो है वो ड्रेसमैन, या कोई और डिपार्टमेंट, साउंड रिकॉर्डिस्ट, कहीं भी कोई तालमेल नहीं है, लेकिन सब आराम से काम करते हैं। और मुंबई में ऐसा लगता नहीं है सर कि आप कौन से धर्म से क्या है, कुछ मुंबई में सिर्फ एक चीज है, आपका कर्म क्या है, कर्म क्या है, सिर्फ कर्म आपको जोड़ करके रखता है। और एक बात है कि मुंबई आपको देता जरूर है सर। हाँ, और सर मैं एक बात बोलूंगा, अगर कोई इंडस्ट्री धर्मनिरपेक्ष है तो हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री धर्मनिरपेक्ष है। सही बात है सर, मैं गारंटी से साबित कर सकता हूँ। मेरे 50 साल में ऐसे कई किस्से हैं कि जहाँ पर कोई कॉम्पर्सी का सवाल ही नहीं है। जो टैलेंट रखता है, जो काम जानता है, उसको ही काम मिल जाता है। बात सही है सर। सर आपके बचपन में फिर हम जाना चाहेंगे, बचपन में ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, ऐसा कुछ हंसी सा पल, कोई ऐसा जो बहुत ही मज़ेदार हुआ हो सर, और कभी आपने किसी से शेयर नहीं किया हो, ना कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में शेयर किया हो, और बहुत मज़ेदार किस्सा हो सर, कुछ मेरे साथ हमारे साथ शेयर करें आप, बचपन में कोई किस्सा आपके गांव का ना? हाँ, गांव का सर। कभी कभी मैं जो है पैसे नहीं होते थे तो मैं कोई दूसरा काम कर लेता था जो मैं घर वालों को बता नहीं था। अच्छा। साइड में काम कर लेता था मैं, वहाँ से पैसे, क्योंकि पिताजी से पैसे तो मिलते थे लेकिन खर्चा ज़्यादा था मेरा, तमाम तरह का खाना पीना मेरा स्टाइल से ही स्टार्टिंग से ही जो है, अब जी क्या फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स बहुत कॉस्टली हैं, तो मेरा बचपन से ही आता है, ये यहाँ ही नहीं है, बचपन से ही। अच्छा। हाँ, तो चोरी छुपे में दुकान पे जाके ड्राई फ्रूट्स खा लेता, और मैं बोलता नहीं था कि मैं खा के आया हूँ या फ्रूट्स खा के आया हूँ, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगा फिर सबके लिए लाने पड़ेंगे मुझे। तो ये मैं थोड़ी सी हेरा फेरी करता था, और ये मेरी ज़िंदगी का बचपन का सबसे बड़ा ये किस्सा है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। अच्छा। हाँ। ये बहुत, मतलब बचपन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम खुद करते हैं, और हमारे कुछ एक दो दोस्तों को पता होता है, या फिर अगर हम चाहे तो, अदरवाइज किसी को हम नहीं बताते, क्योंकि बात मालूम पड़ जाएगी घर वालों को कि तू घर में हमारे रहता है, हम तुझे दूध खाना सब कुछ दाल रोटी देते हैं, और तू अकेला फ्रूट्स खाता है, ड्राई फ्रूट्स खाता है, लेके क्यों नहीं आता घर पर? तो वो शिकायत का मेरे पर कोई निवारण नहीं था, तो मैं अलग से खाता था। तो वो एक मेरी ऐसी घटना है जो कि मैं आज पहली बार ओपन कर रहा हूँ। ये सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर आपके प्रोफेशनल लाइफ जब आपने शुरू किया, आप कहे कि आप पहले, आपको नेता नगरी बड़ा पसंद था, पॉलिटिक्स बहुत पसंद था, क्योंकि मुझे पॉपुलर बनना था। मतलब जब मुझे बताया कि पॉपुलर तो आप एक्टर बनने से बनोगे, तो फिर मुंबई आया हूँ मैं। मतलब स्टार्टिंग से जैसा आपका स्टार्टिंग से मोटो था, मतलब था कि मुझे फेमस होना है, मुझे पॉपुलर होना, लोग अपने नाम से जिंदा रहना है। मुझे ये रमेश गोयल जा रहा है, ये रमेश गोयल की पिताजी है, ये रमेश गोयल की वाइफ है, ये भाई है, रमेश गोयल मेन सेंटर होना चाहिए। अच्छा। ये फलाने का भाई है, फलाने का चाचा लगता है, उनके नाम नहीं आने चाहिए, ये मेरे दिल में एक टारगेट था। इसको चाहे आप जो भी समझें, लेकिन मैं अपने नाम से जीना चाहता था, तो इसलिए ये सब कुछ था। तो ये स्टार्टिंग से आपका था, तो इसलिए आप पॉलिटिक्स गए, लेकिन आपको जब उसमें लगा कि नहीं, इसमें इसी एरिया में रह जाऊंगा, बस इसी एरिया में एक छोटे से जोन में रह जाएंगे, तो हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, तो फिर आपने बॉम्बे का रुख किया, आप बॉम्बे आए, एक्टिंग में आपने कदम रखा। तो नहीं, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, सब जगह चांस थे। जब भूखा रहता था मैं, नहीं, अगर मैं ये करूँगा तो फिर ऐसे ही रह जाऊँगा, मैं नौकरी करते रह जाऊँगा, नौकरी नहीं करूँगा, मैं एक्टिंग ही करूँगा, तो भूखा मरना पड़ा मुझे। अच्छा। यहाँ पर एक्टिंग के अलावा बहुत से काम हैं, बहुत सारे काम है इसी फिल्म इंडस्ट्री में, एक्चुअल में बहुत सारे काम है। हमारे 22-23 तो फेडरेशन में एसोसिएशन है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में आर्ट डायरेक्टर में घुस जाओ, डायरेक्शन में घुस जाओ, प्रोडक्शन में घुस जाओ, और आप कैमरा के साथ घुस जाओ, लाइटमैन बन जाओ, कितने, पर मैंने कुछ नहीं बनूंगा, मुझे केवल एक्टर बनना है। आपका विजन क्लियर था कि मुझे एक्टर बनना है, तो बस एक्टर बनना है। हाँ, उसके बीच में जब ज़्यादा भूखा मरने लगा तो मैंने वॉचमैन ही की थी। अच्छा। हाँ, एक बार मैं कुछ महीनों के लिए वॉचमैन सिक्योरिटी असिस्टेंट था मैं। अच्छा। तो वो मैंने कुरला पाइप रोड पर नौकरी की थी, लेकिन वो छोड़नी पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने ये मेरा पूरा टाइम इसी नौकरी में, रात भर नौकरी करो, ड्यूटी दो, और सुबह फिर कैसे मिलेंगे लोगों से, नींद आती थी। तो फिर मैंने क्या किया, रात में ड्यूटी देना और सुबह ट्रेन में ही सोते रहना। ओ भाई, बॉम्बे सेंट्रल आ गया, मैंने अच्छा जागा, तो बॉम्बे सेंट्रल के जो ऑफिस थे वहाँ जाके दिखाना फोटो। अच्छा। फिर दादर आ गया भाई, दादर जागो,
तो दादर आ गया। हाँ, दादर में कौन सा ऑफिस है, वो वहाँ चला गया। मतलब ट्रेन में रात को वॉचमैन, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी करना और दिन में ट्रेन में सोना। विरार टू चर्च गेट पास बनवा लिया था, बहुत सस्ता पास था। तो बस उसी में घूमता रहता था मैं ऐसे। अच्छा, हाँ, सनटिंग गाड़ी चल रही है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, फिर गाड़ी विरार रुक गई तो चर्च गेट स्टार्ट हुई, 10 मिनट मारोगी तो वहाँ में आराम से होता रहा। सोने का काम मेरा केवल ट्रेन में होता था, ऐसा भी वक्त गुजरा है। और कहते भी सर कि अगर जिस लोकल में सबसे ज्यादा भीड़ हो, हाँ, मुंबई में अगर जिस लोकल में सबसे ज्यादा भीड़ हो तो वो लोकल विरार की होती है। हाँ, नहीं तो विरार में तो विरार से गाड़ी बनती है ना। हाँ, तो वहां तुम अकेला बैठता था, अकेले बैठते थे, पब्लिक बाद में आती थी। आते आते इतना भीड़ हो जाता, लेकिन मुझे तो सीट मिल गई ना बैठने की। हाँ, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं थी। तो सर जब आप पहली बार मुंबई आए तो आपका सबसे पहला काम कौन सा था सर? सबसे पहला काम आपको मिला इस इंडस्ट्री में? हाँ, एज एन एक्टर? नहीं, एज एन एक्टर तो बहुत लेट मिला। मैं तो क्राउड में काम करता था। फर्स्ट काम सबसे, चाहे आपको क्राउड का काम हो, हाँ, या कुछ भी हो, आपका पहला काम कौन सा था सर? कौन से फिल्म के लिए या सीरियल के लिए था सर? मेरे ख्याल से आंधी थी, सुचित्रा सन, संजीव कुमार साहब, अच्छा, ये डायरेक्टर गुलजार साहब, उसमें क्राउड में था मैं। अच्छा। वो तो मुझे याद है, 1000 आदमियों का क्राउड था, उससे सबसे लास्ट में मैं था। मतलब मुझे कैमरा नजर नहीं आ रहा था कि संजीव कुमार साहब और सुचित्रा सेन मैडम कहाँ खड़ी हुई, इतना मैं दूर था। और ऐसा पहला फिल्म जब आपका सिंगल शॉट लगा हो, सिंगल फ्रेम लगा, वो आपका पहला फिल्म कौन सा था सर? वो या तो राम भरोसे था, रामानंद साहब का, रणधीर कपूर। अच्छा, राम भरोसे, उसमें मेरा सोलो शॉट था। सोलो शॉट, उसमें पहला सोलो शॉट आपका वही फिल्म था? उसी फिल्म से था। अच्छा, तो सर उस फिल्म का ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसा मजेदार कुछ किस्सा जो बहुत ही आपके दिल के करीब हो सर, क्योंकि वो पहला फिल्म था जिसमें आपका सोलो शॉट लग रहा था? हाँ, नहीं, मुझे एक्टिंग करना आता नहीं था ना। अच्छा, तो जब एक्टिंग में करता था और डायरेक्टर साहब जैसे राम भरोसे में सोलो क्लोज लगाया, बोला रमेश गोयल भैया सर, बोल तुम नीचे से ऊपर आ रहे हो, तुम्हारा चेहरा नजर आएगा, कैसे बोलोगे, क्या करोगे? मैं ऐसे करूँगा। बोला ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं नेचुरल था, मुझे एक्टिंग आती ही नहीं थी, तो मैं जो कर रहा था वो अपने हिसाब से कर रहा था। अच्छा। इसलिए कि मुझे रात को पैसे मिल जाए बस। अच्छा, उस समय मेरा मोटो ये नहीं था कि मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूं, बहुत अच्छा मैं काम करूं जिससे मैं स्टार बन जाऊं। नहीं, मेरा उस समय मोटो ये था कि मैं अभी चूंकि भूखा से मर रहा हूं, सब जगह मुझे देखना है, खर्चा पानी बहुत ज़्यादा है और बड़ी मुश्किल से काम मिलता है, तो ये काम मिल गया है। तो अगर इस काम में को मैंने परफेक्ट डायरेक्टर के हिसाब से कर दिया तो मुझे रात को पर डे मिल जाएगा और मेरा काम नजर आएगा। लेकिन चूंकि मैं बेसिकली एक्टर था ही नहीं, मैं तो पॉलिटिकल आदमी था, तो मैं जो करता था वो डायरेक्टर को पसंद आता था। वो तुम सही कर रहे हो, ऐसे ही करो, क्योंकि उसमें बनावटी बन नहीं था। इसलिए उसमें डायरेक्टर बहुत खुश थे राम भरोसे में। और रामानंद सागर साहब का ये प्रोडक्शन हाउस था, तो उसी वजह से तो मुझे ये महामारी का मिला। तो रामानंद सागर साहब, हाँ, कहीं भी लिंक रहती है ना। नहीं, वो कर लेगा, वो लड़का उसे बुलाओ, उसे ही महामारी बनाते, लंबा चौड़ा राक्षस लगेगा। अच्छा, क्योंकि महामारी का रोल पहले राक्षस का है। अच्छा, नीचे यज्ञ चल रही है, ऊपर से मांस, अंडा, खून फेंक रहा है, वो सब सीन है वो जो पब्लिक पहचान नहीं पाती, क्यों गेटअप है उसमें, वो मैं ही हूँ। मेरे साथ में स्वभाव मारिच की जोड़ी, हम दोनों भाई थे। तो स्वभाव की डेथ हो जाती है और मैं फिर रह जाता हूँ, फिर मैं बाद में साधु बन जाता हूँ और फिर रावण मेरे पास आता है। तो रोल तो लंबा है, लेकिन मार्ग जो है उसी सीन से होता है जहाँ सीता का हल होता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपका पहला था इसमें। तो बैकग्राउंड जो है महामारिच की, वही राम भरोसे, बगावत, ये सब बड़ी बड़ी फिल्में, उसमें क्राउड में काम, कभी डायलॉग मिल गया, दो डायलॉग मिल गया, सागर साथ में काम करता रहता था पहले। सही है सर। हाँ। तो आपने आपके जो 50 साल इस इंडस्ट्री में आपने दिए हैं सर, आपने जो इस इंडस्ट्री में 50 साल दिए हैं, इसमें काफी सारे फिल्म आपने किए हैं, बहुत सारे। जैसे कि मैंने बताया सर, आपने 191 फिल्में की है। अच्छा, मैं 180 समझ रहा था सर, आपको याद भी नहीं है सर कि आपने कितने सारी फिल्म की है सर। एक्चुअली आप गूगल आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, दिखाता है हमें, तो हम वही देखते हैं, लेकिन ज्यादातर हम चीजें आपसे जान पाएंगे आपके बारे में कि आपने एक्चुअल में क्या क्या किया है सर। तो सर इतने सारे फिल्म करने के बाद उसमें से कोई ऐसा खास 2-3 फिल्म होगा जो आपके दिल के बेहद ही करीब होगा सर,
कि हाँ ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही खास है? जब मैं ये फिल्म का शूटिंग कर रहा था, वो फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा, या मुझे इस चीज़ में ये बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके, तो देखिए उसके बारे में सर कुछ बताएं आप। उस हिसाब से मुझे फुल सपोर्ट मिला एक सुपरस्टार का जिसका नाम है आमिर खान साहब। फिल्म में काम मिला सरफरोश में, और लंबा रोल था, बहुत बड़ा शेड्यूल था राजस्थान में। तो जब भी कोई छोटा मोटा डायलॉग आता था तो जॉन मैथ्यू साहब डायरेक्टर थे, बोले यार ये रमेश गोयल को तो वो लंबा चौड़ा अच्छा लगता है, मैं क्या, जैसे ये सीन था वो, ए बढ़िया है जल्दी बता, नहीं तो और तरीके भी आते हैं वो है ना। हाँ, जो दादी बनती थी जो किसमें, बालिका वधू में, क्या नाम था उसका? सर उनका नाम तो मेरे ध्यान से सीकरी, मैडम सीकरी, पहला नाम कुछ और था उनका। अच्छा, मैं नाम बोल रहा हूँ। तो उसी में वो आमिर खान साहब का था कि हम 4 जो ऑफिसर हैं आमिर खान साहब के साथ जाते हैं, उससे बुढ़िया से बात करते हैं, तो जल्दी बता कहाँ है, नहीं तो हमको और भी तरीके आते हैं, ये आमिर खान साहब को बोलना था। अच्छा, आमिर खान साहब बोले यार मेरे कितने डायलॉग बोल रहा है, सुबह से सब तो डायलॉग बोल रहा हूँ, इतने सीन हो गए, इन बच्चों को, इन एक्टर्स को कुछ तो मेरा डायलॉग दे दो। तो मैंने बोल दिया, तो ऐसे इन्होंने डायलॉग दिए तो मेरा रोल बन गया सरफरोश में। तो मेरी बेस्ट फिल्म जो है लाइफ की उस सरफरोश है। क्या बात है सर। बाकी तो बहुत फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में मैं की, लेकिन जहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, जहाँ से मेरी मार्केट बनी, वो फिल्म थी सरफरोश। मतलब सरफरोश में ना जाने मार्क हुआ आप उसमें, ना जाने अनजाने में भी आपको बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स मिल गए। हाँ। और जिसमें आप एक अच्छा से आइडेंटिफाई हो पाए। सर डायलॉग थे ही नहीं मेरे, अच्छा थे ही नहीं, पीछे पीछे घूमने वाला था, पीछे पीछे आमिर खान साहब साथ घूमा हूं मैं। अच्छा, उसमें मुकेश ऋषि थे, उसमें मनोज जोशी थे, सलीम थे, तो ये सब लोग थे वहां पर, तो ये सब लोग पीछे पीछे चलते थे, लेकिन मेरे डायलॉग नहीं थे। लेकिन डायलॉग ड्यू टू आमिर खान साहब मुझे मिलना शुरू हुआ। जब मैंने बोलना शुरू किया तो एक दो डायरेक्टर ने भी दे दिया, और ठीक है तुम ये डायलॉग तुम बोलो। तो स्क्रिप्ट क्या है, कभी कभी जब एक्टर बोलने लगता है, काम करने लगता है, तो स्क्रिप्ट में 2-4 डायलॉग ऐसे ही बढ़ जाते हैं, सीन बढ़ जाते हैं, कभी सीन बढ़ जाते हैं, और कभी कभी बहुत सीन होते हैं डायरेक्ट एक्टर नहीं कर पा रहा है तो वो कहीं नजर नहीं आता, और आता भी है तो उसको एडिटिंग में निकाल देते हैं, बोले डिस्टर्ब कर रहा है यार, उसको निकालो। तो कब मैंने ऐसे भी काम देखे, फिल्म देखी है जहाँ सीन थे लेकिन वो निकाल दिए, पसंद नहीं आया डायरेक्टर को, नहीं यार ये अच्छा गफर आदमी है, ये नहीं कुछ कर रहा है। अच्छा, ऐसे कितने लोगों के साथ में होता है, बड़े बड़े स्टारों के साथ में होता है, पूरे पूरे के रोल निकल जाते हैं। ये फिल्म लाइन है भाई, आप परफेक्शन चाहिए। सही बात है, जो डायरेक्टर चाहता है उसे सेटिस्फेक्शन चाहिए, मैं जो चाह रहा हूँ ये एक्टर वही कर रहा है। कभी एक्टर कट जाते हैं, बोलते सर मैं ये डायलॉग नहीं बोलूंगा, कभी हीरो ने कट जाती है, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, कभी कोई कट जाता है, तो डायरेक्टर को पूरा टीम का कैप्टन होता है, तो उसे सबको संभालना पड़ता है। एग्जैक्टली, उनके विजन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है कि उनका क्या डायरेक्टर क्या विजन है, उसके हिसाब से आप लोग को भी रन करना है। और डायरेक्टर अगर टीम को नहीं कमांड कर पा रहा है, कैप्टन है डायरेक्टर, तो फिर प्रोड्यूसर सोचता है यार तुम टीम को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम्हारे साथ कोई काम करने को तैयार नहीं है, सब लोग तुमसे झगड़ा करते हैं, तुम लोगों से गाली गलौज करते हो, ऐसा करते हैं, तुम छोड़ दो इसको, हम दूसरा डायरेक्टर लेते हैं। ऐसा भी कई बार हुआ है, और डायरेक्टर खुद फेडअप हो गया और मैं छोड़ता हूँ, यार तुम मुझसे क्या बोलोगे, मैं छोड़ता हूँ, मुझे नहीं काम करना। अच्छा, ऐसा भी हुआ। मुझे वो हीरो नहीं चाहिए, अरे हीरो नहीं चाहिए, आधी फिल्म बन चुकी है तो हीरो कैसे निकालेगा प्रोड्यूसर, जहाँ करोड़ों रुपए लगे हैं। पर ऐसा हुआ इस लाइन में, इस लाइन में पूरी फिल्म बनी है, हीरो ने भी झगड़ा हो गया। अच्छा, कि उस हीरोइन को आपने ज्यादा चांस दिया है, उससे वो उसको कम काम दिया है, 2 हीरो ने मान लो, वो उसके बाद तो छुपा दिया, डायरेक्टर झगड़ा हुआ, फिल्म झगड़ा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर झगड़ा हुआ, तो मालूम पड़ा पिक्चर डिब्बे में चली गई, करोड़ों रुपए फिल्म नहीं खराब हुआ। सर ऐसा कोई 1-2 फिल्म सर? तमाम फिल्म है, एक कुछ नाम सर, नाम से बोलूंगा वो ठीक नहीं रहेगा। हाँ ये बात भी है सर, मैं किसी का बुरा नहीं बनना चाहता, बात सही है सर, क्योंकि मैं नाम किसी का लेना नहीं, मैं आमिर खान साहब का नाम लेता हूँ, और अमिताभ बच्चन सर ने मुझे कुली बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि इसमें ये एक्टर बनना चाहता है, इसको मेरे साथ रहने दो, तुम सब लोग जूनियर आर्टिस्ट, जिंदगी में जूनियर आर्टिस्ट करते आए हो, जूनियर आर्टिस्ट से रहेंगे, पर इसको मेरे साथ में एक्सपोजर मिलेगा तो इसको अच्छा। अमित जी ने मुझे सपोर्ट फटकार दिया जूनियर आर्टिस्ट को, नहीं ये मेरे साथ ही रहेगा, तो आप देखिए कुली थ्रू मेरे साथ में देखा हूँ सर। हाँ बोला था मैंने, देखा है सर, मतलब बचपन से आपको देखते हुए हम लोग बड़े हो गए हैं सर। हाँ, और जब कुली में इनको मार लगी तो हम थे, हाँ, तो मैं इतना रो रहे थे सब लोग, बोले यार पिक्चर
तो पता नहीं क्या हुआ, अमित जी की मार लग गई, अभी क्या हुआ, हम रो रहे थे और मुझे बॉम्बे जाए, फिर मार लगा, ठीक हो गया। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती रहती जाती रहती। हमारी कई जगह ऐसा हुआ है, हमारी खुद की टांग टूटी है फाइट करने में, गिरने में, पढ़ने में। अच्छा। कई बार लग जाती है, मार भी लग जाती है, कई बार झगड़ा भी हो जाता है सेट पर, कई बार पैसों के मामले में झगड़े हो जाते हैं। तो इस लाइन की ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आदमी कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। जिंदगी है। हाँ। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते जाते रहते, सुख दुख आते जाते रहते, बस हमें उसे डील करने आना चाहिए। लेकिन आदमी कुछ भी बन सकता है। हाँ। एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर, वेरी वेरी डिफिकल्ट। कुछ भी बने चलता है, क्योंकि एक्टर को खुद एक्टिंग करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उसके तमाम सपोर्टर है, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक्टर अगर एक्टिंग ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैमरे के सामने तो वही चाहिए, बस वही चाहिए, वही दिख रहा है, वही दिख रहा है। तो इसलिए एक्टर अपने हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस, मेहनत के हिसाब से, एक्टिंग के हिसाब से वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए एक्टर बनना बहुत मुश्किल है। जो मेरे सामने आ रही है स्थिति, मुझे 50 साल हो गए, लेकिन मेरी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। आई एम नॉट इन द मार्केट। 50 साल हो गए, ठीक है, काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी काम करूंगा, आगे करूंगा, तमाम वेब सीरीज, फिल्म, सीरियल्स करता रहूंगा। लेकिन आपकी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर अगर ये बोलता है कि भाई वो एक्टर को लोगे तो हमारा फायदा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बोलता किसी को ले लो, मुझे क्या पड़ता, मेरा हीरो हीरोइन ये है, इस पर मेरी पिक्चर बिकेगी। छोटे मोटे एक्टर थोड़ी पिक्चर बिकती है। विलन अच्छा ले लो, कॉमेडी अच्छा ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर गाइड करते हैं कि आप और ये कास्ट लेंगे, इस तरह के एक्टर लेंगे, इस तरह की आपकी पूरी कास्ट होगी, तो मैं इतने में खरीद लूँगा। ये आज की ऐसी बात सब स्टार्टिंग से ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कस करना ही पड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मालूम होती है कि अमिताभ बच्चन को लेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा बनने के बाद में। एडवांस में आता था, पहले तो एडवांस में पैसा मिलता था। अच्छा। कि अगर आप अमिताभ बच्चन को ले आएंगे तो हम आपको पहले ही पैसे देते हैं। अच्छा। बाकी आप जो आदमी नॉन सेलेबल है, हीरो चल नहीं रहा, उसको लेंगे तो हम आपको पिक्चर बनने के बाद में ट्रायल देखेंगे, फिर देखेंगे इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपने क्या खर्चा किया है, कौन कौन लिया है, वो सब देखेंगे हमारी जूरी जो है, और फिर डिसाइड करेंगे आपको कितना पैसा मिलेगा। तो कोई रिस्क क्यों लेगा? तभी तो फ्लॉप हीरो कोई लेता नहीं है। सही बात है सर। कि पैसे लगाओ और पिक्चर बिके ही नहीं, ऐसी कई पिक्चर पड़ेगी। तो मतलब कास्ट, एक तरह से बोला तो कास्टिंग कुछ चीज़ पहले हो जाती थी मार्केटिंग के हिसाब से। मार्केट वैल्यू जिसका है वो कास्ट हो गया उस फिल्म में। नहीं, वो फिल्में बनती थी, कभी कभी ऐसा भी हुआ सुपरस्टार्स की फिल्म फ्लॉप होती थी, लेकिन उसका मार्केट थोड़ा डाउन हो जाता था, लेकिन वो चलता था। ऐसे जैसे शाहरुख खान साहब हैं, उनकी कोई फिल्म फ्लॉप ही नहीं हुई। बताइए कोई फिल्म फ्लॉप हुई उनकी? आपको ध्यान है कोई? सर उनकी बात क्या है सर, वो तो नहीं, कोई फिल्म फ्लॉप नहीं उनकी हुई है सर। कौन सी? जीरो। तो एक फिल्म फ्लॉप वो सर लगा रहता है सर। मतलब क्या है ना कि इस इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव लगा हुआ है सर। हर किसी का कभी कभी वो चढ़ते हैं ऊपर, कभी ना कभी गिरते हैं। कभी इंसान, कभी पब्लिक है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। सब्सटेंस गड़बड़ हो जाता है, उसमें जो कहना चाहता है डायरेक्टर नहीं कह पाता है। ऐसे तो सलमान खान की पिक्चर फ्लॉप हुई है, आमिर खान साहब की हुई है, सबकी हुई, सब स्टार्स की हुई है, लेकिन एक दो फ्लॉप होने से उनकी मार्केट डाउन नहीं होती। क्योंकि उन्होंने अपना सिक्का जमा रखा है। और कहीं ना कहीं बहुत बार चीजें क्या होती है ना कि स्क्रिप्ट को लेकर के भी चीजें, कहानी को लेकर भी चीजें ना कम हो जाती है। महीनों डिस्कशन चलते हैं तब कहानी तय होती है। हाँ, महीनों डिस्कशन के बाद ट्रायल चलते हैं, ऑडिशन चलते हैं। अभी तो ऑडिशन सिस्टम है कई साल से, तो अब तो सब चीज का ऑडिशन ही होता है, हर चीज का ऑडिशन होता है। अभी आप एक्टर्स के बारे में बता रहे थे कि एक्टर्स बनना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में सर एक्टर्स बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एक्टर हर किरदार जीता है। हर किरदार जीता है, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस हो, एक भिखारी हो, एक अमीर हो, एक चाय वाला हो, कोई भी हो, उस एक्टर के अंदर वो हर एक किरदार होता है, वो जीता है। तो एक्चुअल में एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, और एक्टर होके एक्टिंग करना ये उससे ज्यादा मुश्किल है सर। आपके सामने हूं ना मैं, 50 साल दे दिए मैंने इस लाइन को, फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को। 50 साल से मैं एक्टर नहीं बन पा रहा हूँ। अभी भी कोशिश चल रही है एक्टर बन जाऊं, क्योंकि मेरी वैल्यू एज एन एक्टर नहीं है।
मैं मेहनत ज्यादा करता हूँ, दिखाई देता रहता हूँ, तो दाल रोटी के साथ छोटे मोटे रोल मिल जाते हैं, लेकिन ये परफॉर्मर के एक्टर रोल नहीं है। मैंने कभी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल में बहुत कम जगह किया हो कोई इंडिपेंडेंट रोल। किसी के साथ हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, चमचागिरी कर रहा हूँ, खुशामद कर रहा हूँ, पिट रहा हूँ, लेकिन पीटा नहीं किसी में। सेकेंडरी रोल इन द सेंस, सेकेंडरी या टर्सरी रोल। तो ऐसा आदमी एक्टर तो है पब्लिक की नजर में, लेकिन जो वैल्यू होती है मैं वो चाहता हूँ, उस लेवल पर पहुंचना चाहता हूँ जो हो नहीं रहा है पॉसिबल। इसीलिए इसमें घुस गया मैं। किसमें? सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में वीडियो बना रहा हूँ, शूटिंग मिलती है, ठीक है, वीडियो चल रहा है। नहीं ठीक है सर, अब मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी जीते रहना चाहिए अपने हिसाब से, और पॉपुलरिटी रहेगी। Exactly. भाई अभी जैसे मान लो मेरा एक वीडियो 35 लाख लोगों ने देखा, तो 35 लाख लोगों ने देखा तो मुझे वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, तभी देखा ना। करेक्ट यार एक्टर आ तो रहा है ये उस पर इंस्टाग्राम पर, लेकिन ये एक्टर को देखा हुआ है हमने, देखा हुआ है, उसे कंफ्यूजन में वो लाइक करता है, फॉलोअर बनता है। तो मुझे फायदा हो रहा ना 50 साल की बैकग्राउंड से। ऐसा नहीं मुझे फायदा नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे लेने से फर्क पड़ना चाहिए प्रोजेक्ट में। रमेश गोयल आ रहे हैं भाई, मतलब आप उस प्रोजेक्ट में हैं, हाँ, लेकिन वैल्यू और अगर नहीं है तो लोगों को ये कहना चाहिए कि वो क्यों नहीं है, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो आदमी जो एक्टर है परफेक्ट, वो परफेक्ट है, मुझे परफेक्शन के लिए वही चाहिए, वही चाहिए। और अगर उसका सब्स्टिट्यूट आपने ढूंढ लिया, हाँ। तो फिर वहां आपकी इमेज नहीं है, वहां आपकी वैल्यू वो नहीं है। Exactly. वहां तक पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, 50 साल तो निकल गए, पता नहीं निकल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ, पहुंचूंगा जरूर। मैं हो जाएगा। मैं जिस दिन मैं डेड बॉडी मेरी जिस दिन मैं डेथ बेड पर पड़ा हुआ सांस ले रहा हूँ, तब भी मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बना के सर ये पॉजिटिविटी ना हर किसी को अपने लाइफ में रखनी चाहिए, और मैं भी चाहता हूँ सर कि ये पॉजिटिविटी मेरे लिए, मेरे अंदर भी, और हर किसी के अंदर ये बनी रहे सर। yes. ये आप जितने यंग दिखते हैं और जितनी एक्टिविटी आप करते हैं सर, वो हर किसी को करनी चाहिए फिट रहने के लिए और खुद को खुश रखने के लिए सर, और इतना पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए सर। मैंने एक डायलॉग बनाया इसके ऊपर, बहुत बढ़िया डायलॉग, पब्लिक के लिए अच्छा है, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए। मन शांत, क्या बोला मैंने? मन शांत। मन शांत, शरीर अशांत, यानी कि मन को, यानी दिल को, दिमाग को शांत रखो, एकदम पीसफुल, और शरीर को टॉर्चर दो, शरीर को अशांत करो, तो आप बीमार नहीं होंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और मन शांत रहेगा तो कोई बीमारी, अंदर की बीमारी नहीं आएगी। जब आदमी उल्टा हो जाता है कि मन तो अशांत है और शरीर शांत है, लेटा हुआ है, दारू पी रहा है, पड़ा हुआ है, और गाली गलौज कर रहा है, तो बीपी हो जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगी, तो वो मन अशांत हो गया। तो ये डायलॉग सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स है कि अगर सीनियर सिटीजन आप हैं तो मन को शांत रखिए और शरीर को अशांत रखिए। मीन शरीर से कसरत कीजिए, जॉगिंग कीजिए, वॉक कीजिए, ऐसा कुछ भी करिए, लेकिन शरीर को रेस्ट मत दीजिए। रेस्ट देने के लिए केवल रात का दिन है, रात का टाइम। पर सर मेरे को लगता है कि सिर्फ ये बात सीनियर सिटीजन्स को के लिए नहीं है, ये बात सभी ह्यूमन बींग्स के लिए, चाहे वो सीनियर हो या फिर यंग हो या फिर चाइल्ड हो। अगर आपका मानसिक संतुलन सही है, अगर आपका मेंटल पीस अच्छा है, तो आप एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अगर आप मेंटल से आप बहुत डिस्टर्ब हैं, तो फिर आपके लिए वो बहुत हानि है सर। फिर आप कोई भी काम में ना आपका मन लगेगा और ना कहीं आप फिर अच्छे से आप जिंदगी जी सकते हैं। नहीं, जब मन अशांत है तो उसमें दारू पिएगा आदमी, दारू पिएगा या फिर कुछ ऐसा गलत हरकतें करेगा, बर्बाद हो जाएगा सर। इसलिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। ये रमेश गोयल का डायलॉग है, मन को शांत रखिए और शरीर को अशांत रखिए। सही, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ एग्जैक्टली, हेल्थ इज वेल्थ। सर आपने इन 50 साल में इंडस्ट्री में जो आपने 50 साल दिए हैं सर, इसमें आपने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को आते जाते बनते बिगड़ते देखा है सर। मैं एक दो नाम पूछना चाहूंगा आपसे। आज के जो बॉलीवुड किंग है शाहरुख खान सर, क्या उस टाइम भी वो शाहरुख खान सर थे? इतने बड़े नाम थे उनके जब आपने उनका पहला काम किया हो सर। हाँ, आपका शाहरुख खान को तो सीरियल में काम मिल गया था। यहाँ पर एक एपिसोड में डीडी वन की सीरियल थी,
उसमें काम मिला था। कौन सा सर? शाहरुख खान साहब। सर्कस या फौजी? नहीं सर्कस, फौजी से तो बुलाया गया था उनको। जब सईद मिर्जा ने और अजीज मिर्जा और कुंदन शाह ने जब देखा सर्कस में, तो वहां से तो बुलाया उनको कि हमको ये लड़का चाहिए। तो उसमें एक बैंक मैनेजर का रोल था। फिल्म का नाम, सीरियल का नाम डीडी बन पाती थी, वो पता नहीं जागृति थी क्या नाम है, इसका नाम था, 3 वर्ड थे उसके। तो बहुत पुरानी बात है। तो फर्स्ट एपिसोड उसका यही था, डीडी वन का एक सीरियल था, एपिसोड था शाहरुख खान का। अच्छा। लेकिन उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की। तो उधर से अप्रूवल आ गया इन लोगों का, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का, दूसरी सीरियल के लिए। शायद वो सीरियल सर्कस थी, सर्कस शायद हैं, सर्कस इन लोगों ने बनाई थी ना। हम कंफर्म नहीं है सर। हाँ बट हाँ, तो उन्होंने सोचा यार कि इस लड़के को अंदर नहीं हो, चेक की किसने एपिसोड। तो वो जाने वाला था दिल्ली लौट के अपना काम खत्म करके। तो मैंने सुना है, सुनने का मैं गुनहगार हूँ, मैंने देखा नहीं कि उनको शाहरुख खान साहब को रोक लिया गया, फिर उनको कंटिन्यू किया गया, फिर उनको फिल्म मिलना शुरू हो गया। मतलब उनकी एक्टिंग में इतनी बात थी कि पब्लिक को नया पर नजर आया। बोले यार ये कुछ अलग है, अलग है, ये कुछ अलग है, पसंद कर लिया गया और स्टार हो गया, सुपरस्टार। शाहरुख खान का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं सर। एक्चुअल में उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उनका इस इंडस्ट्री में। मतलब उनका जो काइंडनेस है सभी को लेकर के, उनका जो प्यार है एक्टर्स को लेकर के, चाहे वो जूनियर्स को हो या इंडस्ट्री के स्पॉट बॉय भी हो या फिर कोई भी टेक्नीशियंस हो, उनका जो प्यार है सबको लेकर के, उनका जो एक इज्जत है उनके दिल में, वो सर माइंड ब्लोइंग। नहीं सर, वो महसूस ही नहीं करते मैं शाहरुख खान। हाँ एग्जैक्टली, वो महसूस नहीं करते, वो दिखाते भी नहीं कि मैं दुनिया का जो बड़े-बड़े स्टार से उनमें मेरा नाम है। और पूरे दुनिया में, एक्चुअल में सर पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, उनका जो स्टारडम है सर। यस, मतलब थोड़ा एहसास नहीं है उनको। नहीं, अगर हम इस इंडस्ट्री में आए हैं तो कहीं ना कहीं एक उनको देख कर क्या है कि जब वो परफॉर्म करते हैं, जब वो एक्ट करते हैं, तो हम खुद को उनके जगह रखना चाहते हैं और ये काश हम भी वैसा दिखे। और सेम विद श्री अमिताभ बच्चन जी, आमिर खान साहब, सलमान, जितने भी सुपरस्टार हैं, सन्नी देओल, जितने भी आज के अपकमिंग स्टार्स हैं जो काम कर रहे हैं, इन सब में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सबको सपोर्ट करते हैं। बड़े काइंड है, बड़े दयालु आदमी है और ये किसी की चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, अपना काम करते हैं सेट पर, सबसे दुआ सलाम ये वो करते हुए चले जाते। ऐसा नहीं है शाहरुख खान साहब अकेले हैं, ये जितने भी सब सुपरस्टार्स बने इसलिए कि हम लोगों की दुआएं, जो पब्लिक है फिल्म इंडस्ट्री की, बाहर की पब्लिक है, उन सबकी दुआओं से वो बनते। नहीं एग्जैक्टली सर, बात सही है। मतलब चाहे अमित जी हो, कोई हो, मतलब महानायक अमिताभ बच्चन सर, उनका भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई नहीं है। सलमान सर, उनका भी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है सर। आमिर खान साहब, कोई रिप्लेसमेंट नहीं। आमिर खान सर, मतलब ये सब जो स्टार जो थे पहले के थे और आज भी के जो है, वो कहीं ना कहीं जनता के दिल में उनके लिए प्यार है, तब आज वो वहां पे है। उनका एक्टिंग, उनकी काइंडनेस, वो सब चीज जनता के दिल में है, तब आज वो जनता उनको वहां बैठा करके रखी है। तो सर आपने शाहरुख खान सर के साथ काम किया है। हाँ। तो सर आप, लेकिन वो क्राउड में था, वो मुझे नहीं जानते। अच्छा, वो नहीं जानते। अच्छा, तो अच्छा क्राउड में काम किया। अच्छा, क्राउड में किया था उनके साथ। उनका कभी ऐसा सिंगल स्क्रीन नहीं मिला काम करने को, पर चाहत है सर कि उनके साथ काम मिले। हाँ, चाहत तो मेरी है, उनके बच्चों के साथ में मुझे काम मिला। सर बच्चों से याद आया मुझे एक बहुत मजेदार किस्सा है सर। अभी आपकी रिसेंटली एक फिल्म आई थी रणबीर कपूर के साथ। हाँ, आपने रणबीर कपूर सर के साथ भी काम किया और बहुत अच्छा ऋषि कपूर सर के साथ भी काम किया। आपने राज कपूर सर के साथ भी काम किया। मतलब 3 पीढ़ी दर पीढ़ी सर, आपने 3 पीढ़ी के साथ काम किया सर। तो रणबीर कपूर के साथ में मेरा बड़ा अच्छा सीन था। मैं वॉचमैन हूँ और वो है वो क्या सेल्समैन। हाँ, वो सेल्समैन। फिल्म का नाम है वो रॉकेट सिंह। तो मुझे काम मिल गया, तो मैं वो स्टूडियो में शूटिंग थी। तो मैं सर यस मैं सर आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे, मैंने आपके डैडी के साथ काम किया। हाँ, अच्छा, मैंने सर आपके ग्रैंडफादर के साथ काम किया। अच्छा, यस वेरी गुड, गले मिले हो। मैंने सर एक छोटा सा सीन है, 1-2 डायलॉग है मेरे आपके साथ है। यस गले मिला और बहुत खुश हुआ
कि आपको दाद देनी पड़ेगी, मेरे दादाजी के साथ, मेरे पिता के साथ, आज मेरे साथ काम कर रहे हो। मैंने सर मेरी एक और इच्छा है। बोले क्या? बोलो। मैंने सर मैं आपके बच्चों के साथ भी काम करना चाहता हूँ। वो इतने ऐसे रणवीर कपूर बोले मेरे बच्चों के साथ भी काम करना चाहते हो, मतलब मरना ही नहीं चाहते? सर क्यों नहीं बोले सर हम अमर घुट्टी पी करके आए, इस इंडस्ट्री में हमें उम्र काम करना है। एक एक्टर की इच्छा है कि मैं आपके बच्चों के साथ में भी काम करूं। यस सर, जब तक जिंदा है और जब तक मन करे कैमरे में दिखते रहे, स्क्रीन में दिखते रहे। और वो पूरा मेरा ये करेगी मीडिया। भाई मीडिया तो मेरे खुद मेरे साथ मेरे लिए ना। ये मोबाइल जो है ये मेरा है, ये मोबाइल मेरा है। करेक्ट। इसमें मुझे ही बनाना है, मुझे ही डालना है। करेक्ट। तो इससे बढ़िया दुनिया में क्या चीज हो सकती है? सबसे बड़ी चीज एक्टरों के लिए है वो तो ये है। आप बनाइए रील्स, उसमें डालिए, वीडियो बनाइए डालिए, परफॉर्मेंस बनाइए डालिए, और जितनी भी 50 साल में आपकी फिल्में हैं, जितने भी आपके सीन्स हैं इंपॉर्टेंट, वो उसमें डालिए। पब्लिक को मालूम पड़ेगा ऐसे तो इतने एक्टरों के साथ में काम किया है, इतने स्टारों के साथ काम किया है, बहुत सीनियर एक्टर। तो ये एक ऐसा मीडिया है, इसने मेरा कैरियर बना दिया। अब मुझे चिंता नहीं है, मैं मरते दम तक मैं नजर आऊंगा पब्लिक को, और अच्छी तरह से नजर आऊंगा। अभी तो एक महीने में जो है इतने फॉलोअर्स 92,000 हो गए, तो हो सकता है 2-4-6 महीने में 1,00,000-1,50,000 हो जाएंगे सर, उससे ज्यादा होंगे सर, ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरी पब्लिक तो बढ़ेगी ना। एग्जैक्टली बढ़ेगी सर, पब्लिक बढ़ेगी, क्योंकि आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है। और ये तो फॉलोवर्स है, व्यूअर्स तो मेरे जो है 35 लाख 40 लाख देख रहे हैं। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे आप आईडी खोलिए, देखिए मुझे कितने लोग देखते हैं हिंदुस्तान में। तो मैं सबको बोलता हूँ कि इस पर हमको सबको काम करना चाहिए। ये मेन है पॉपुलरिटी के लिए और अपनी मौजूदगी शो करने के लिए, जगह अपनी जगह बनाने के लिए। भाई मैं हूँ अभी हिंदुस्तान में, मैं मरा नहीं। क्यों कभी कभी लोग फिल्म वाले सोचते हैं बुढ़ा हो गया, वो मर गया हुआ है, कौन किसी जगह रखता है कि वो जिंदा मरता है, लेकिन ये जिंदा करता है मुझे, इससे मैं जिंदा हूँ। सही बात है। मेरे पास एक्टिंग करते वक्त उतने फोन नहीं आते थे जो आज आ रहे हैं। केवल इंस्टाग्राम की वजह से। और सबसे बड़ी नई बात, शायद नए स्ट्रगलर्स को मालूम नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक वक्त ऐसा आएगा सर कि डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये बोलेंगे स्ट्रगलर से, कास्टिंग डायरेक्टर से, कोऑर्डिनेटर से और एक्टर से भी कि भाई आपके फॉलोवर्स कितने हैं। अभी कास्टिंग डायरेक्टर तो कई बोलते हैं भाई आपके फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर, तो हम आपको ऑडिशन में नहीं, वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर जूरी भाई के सामने जा रहे हैं। तो कई लोग अभी बहुत परेशान हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 200 हैं, किसी के 500 हैं। अब वो नए बड़ी हाई पर्सनैलिटी के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन फॉलोवर्स नहीं, तो सब लोग पास नहीं हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, करते रहो। और फॉलोवर्स जल्दी बढ़ते नहीं है। जब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, फॉलोवर्स नहीं बढ़ते। वायरल भी तब होगा जब आपके कंटेंट अच्छे हो, जब आप कंटेंट अच्छा दे रहे हो, जब चीजें आपकी बेस्ट हो, तब आपके वीडियोस भी वायरल होंगे। और मुझे लगता है कि आज का जो जमाना है, आज का जो हमारे पास जो हमारा फोन है, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपके अंदर जो चीजें भरी पड़ी है, आपका जो टैलेंट है, आप उसको निकालो, आप दिखाओ उसको। आपको हर कोई चांस अगर नहीं दे रहा है तो आपके पास खुद का अपना चांस है। आप निकालो सही अपने अंदर टैलेंट। अगर आपके यहाँ टैलेंट होगा, वो जनता देखेगी और वो आपको फॉलो करेंगे। और सर आपको जितने फॉलोअर्स है, वो कहीं ना कहीं सर आपकी मेहनत है, वो कि आप जो इतने 50 साल पिछले साल से देते आ रहे हैं, वही लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और एक नए लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं सर। तो ये चीजें सर बहुत ही अलग है। इसलिए मेरा मैसेज है नए लोगों को, आने वाले लोगों को, आप एक्टिंग, स्ट्रगल, इस सब के साथ साथ अपने फॉलोअर्स बढ़ाइए इंस्टाग्राम पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अंदर की बात बता रहा हूँ आप लोगों। आज का जो जनरेशन है, आज का जो इंडस्ट्री है, और आपके टाइम जो 50 साल पहले, 70 साल पहले जब आपने शुरू किया था 50 साल पहले, तो उस टाइम और आज में क्या डिफरेंसेस है सर? जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम नहीं, ये हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। आज आत्मीयता बहुत कम हो गई है। अच्छा। पहले आत्मीयता थी कि ये मेरा दोस्त है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर मेरा दोस्त है, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जाना आना, मिलना जुलना, तो उसमें काम मिल जाया करता था।
अभी आत्मीयता से काम नहीं मिलता, अभी परफॉर्मेंस से काम मिलता है, कट टू कट। आप मेरे दोस्त है ठीक है, लेकिन आप अगर ऑडिशन में पास नहीं हो रहे तो आई कांट पास यू, आई कांट टेक यू, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि आप ऑडिशन अच्छा नहीं दे रहे हैं। आप आपको अगर काम आता है तो दोस्त हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर दोस्त हैं और काम नहीं अच्छा कर पा रहे तो सॉरी, ये हो गया है। पहले थोड़े कम एक्टर हैं या जो भी हैं, लेकिन हम किसी भी तरह से काम पा लेते थे। अभी जब तक आप परफेक्ट एक्टर नहीं हैं तब तक काम नहीं मिलेगा, चाहे एक सीन का ही काम क्यों नहीं सही, क्योंकि अगर एक्टिंग और परफॉर्मेंस उसमें अच्छी नहीं होगी सीन में, और पिक्चर सुपर हिट है, लेकिन वो सीन कहीं ना कहीं वो एहसास दिलाएगा जनता जनार्दन को कि यार ये सीन बकवास सीन था वो, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बकवास सीन था वो नहीं सुनना चाहते। पिक्चर टोटल फ्लॉप हो जाए चलेगी, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे सीन से मज़ा आ गया। क्या नहीं चली पिक्चर, सौभाग्य था ऐसा भाई। तो ऐसे करके आदमी तसल्ली कर लेता है। लेकिन कोई भी डायरेक्टर, कोई भी चैनल, कोई भी वेब सीरीज, अच्छा एक्टर चाहिए, परफेक्ट एक्टर। और सबसे बड़ी दुविधा ये है, परफेक्ट एक्टर चाहिए और प्रोड्यूसर के बजट में होना चाहिए। हाँ। तो इसलिए कास्टिंग डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है। वो अच्छे एक्टर लाते हैं ढूंढ के, उनका ऑडिशन लेते हैं, प्रोड्यूसर को भेजते हैं, फिर प्रोड्यूसर नेगोशिएट करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर से, भाई हम इतना दे सकते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर्स को बोलता है, तो बात बन जाती है और काम चलता रहता है। एक कास्टिंग डायरेक्टर की जो भूमिका है एकदम ज़बरदस्त। कास्टिंग डायरेक्टर अगर आप पर मेहरबान हो गया, समझो कि आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, उनकी भूमिका सर एक्चुअल में उनकी भूमिका बहुत अच्छी है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं वही एक्ट्रेस को निकाल करके ला रहे हैं हर जगह से, ढूंढ करके, पूरे हिंदुस्तान से ढूंढ करके ला रहे हैं, और उनके थ्रू ही हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। और उन पे डिपेंडेंट, एक तरह से कह सकते कि डिपेंडेंट हैं कि वो एक छुपे हुए कलाकार के अंदर जो हिडन टैलेंट्स और डायमंड्स है, उसको वो लोग ढूंढते हैं, निकालते हैं कास्टिंग डायरेक्टर लोग, और वो निकाल करके एक अच्छे जगह उस चीज़ को भेजते हैं, जिसके कारण एक फिल्म में एक कलाकार अपना एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है और टैलेंट दे पाता है, दिखा पाता है। तो सर ये तो बात रहा कास्टिंग का सर, बट आपके टाइम में सर, क्या 50 साल पहले जब फिल्में बनती थी तो उस टाइम BFX नहीं होती थी सर? आज के टाइम में BFX है। एक्चुअल में मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो सर आपने सेट में ये चीज़ देखा होगा कि आग लग रही है, आग जलाया जा रहा है, वो सब रियल जलती थी। सब रियल जलती थी। स्टंटमैन जो लोग स्टंट करते रियल करते थे, कई स्टंटमैन मरे भी हैं। अच्छा। पानी में डूब गए, हाँ, या फायर में फंस गए, होता है। अरे भाई फिल्म थी ना सुनील दत्त साहब की, मुझे जीने दो, कौन सी फिल्म थी? डाकू फिल्म, जिसमें नरगिस जी आग में फंस गई थी। मदर इंडिया। हाँ, मदर इंडिया सर। तो वो तो जीता जागता उदाहरण है। हाँ, रियल में ही आग लगाई गई थी। हाँ, तभी तो नरगिस जी फंस गई थी और सुनील दत्त साहब ने निकाला था। हाँ, तभी तो आपस में प्यार हुआ और शादी हुई। तो वो तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि पहले सब चीज़ रियल होती थी। अब BFX हो गई है। हाँ, वो टेक्निकल नॉलेज आपकी होगी, मुझे नहीं है, लेकिन अभी रियल काम नहीं होता है। पर सर आपने उस चीज़ को अपने आंखों से देखा है सर। हाँ, आपने उस चीज़ को जिया है सामने से। हम बस आपसे सुन सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं। कई फाइटर, उनको गाड़ी में जो है बांध दिया गया ड्राइवर को कि आप ऐसे खुल जाएंगे जब गिरेंगे पानी में और गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। तो वो फाइटर गाड़ी में ही रह गया, डुप्लीकेट निकला ही नहीं, गाड़ी भी नहीं निकली, वो पता ही नहीं चला कहाँ गया। वो ऐसा भी हुआ है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? मतलब गाड़ी भी गई, आदमी भी गया, मालूम नहीं किधर गया, फिर बाद में खोज करनी पड़ती तब निकलता है वो। तो ऐसा भी कई बार हुआ है, क्योंकि अगर आप इस सब उधेड़-बुन में अगर एक चीज़ भूल गए, कुछ दबाना, तो जब खुलेगी नहीं, वो एकदम खुलते हैं वो अंदर, जो बेल्ट बांधी जाती है उससे बांध दिया जाता है उसको गाड़ी के हिसाब से। तो वो नहीं खुली तो वहीं मर गया आदमी। कई बार मरे लोग फाइट में, जंप में, कई बार कांच घुस जाते हैं, रियल कांच। हाँ, बहुत से बड़े बड़े एक्टरों को ऐसा हुआ है रियल में। कोई घोड़े से गिर गया, धका धक घोड़ा चला जा रहा है और घोड़े ने पलटी खा दी, आदमी हाथ पैर टूट गए।
कई बड़े एक्टरों के साथ हुआ ऐसा, मर गए। कई बार घोड़े को भी चोट लग जाती है, और तमाम तरह के जानवर, पशु पक्षी जितने भी जानवर सब इस्तेमाल होते थे पहले ज़माने में। रियल शेर आते थे, रियल सांप आते थे, सब कुछ रियल था। वो देखे हैं मैंने, रियल सांप देखे, रियल शेर देखे, वो सब कुछ रियल होते थे, रियल होते थे। हाँ, अब तो BFX आ गया है। हाँ, सब तो पता नहीं BFX में क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे अब ओरिजिन में आग नहीं लगाया जाता, अब आग हम लोग यहाँ से BFX से डाल देते हैं। हाँ। बहुत सारी चीजें एडिटिंग में हो जाता है, BFX से हो जाता है। लेकिन फिल्मों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिल्म तो फिर भी हिट होती है। हिट होती है सर, क्योंकि चीजें अब इतनी, क्योंकि जनरेशन क्या है, उस तरह की जनरेशन पहले थी, अब उस तरह की जनरेशन नहीं है। अभी नई जनरेशन है, जनरेशन को अलग ही चीज मजा आता है। तो इसलिए प्रोड्यूसर लॉस में नहीं है। यहाँ पर जो भी फिल्म प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, बनाता है, वो ज़्यादातर सब लोग फर्स्ट क्लास तरीके से पैसा कमाते हैं, खूब बढ़िया तरीके से घर चलाते हैं, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनको भी देते हैं, उनका भी दाल रोटी चलती है, घर चलता है। बहुत सुचारू रूप से हमारी इंडस्ट्री चलती है। बहुत ही कम प्रोड्यूसर हैं जिनकी कभी कोई पिक्चर थोड़ी डाउन हो जाती है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि दूसरी पिक्चर में फिर वो कमा लेते हैं, दूसरी पिक्चर आने वाली है। तो इसलिए टेक्निकली चेंजेस हैं, बहुत चेंजेस हैं, लेकिन प्रोसीजर वही है शॉर्ट टेक करने का। अच्छा, क्लैप तो वही है ना, क्लैप वही है, क्लैप चेंज नहीं हो सकता, वही लैंग्वेज है क्लैप। पिक्चर स्टार्ट, सीन स्टार्ट, क्लैपिंग, रोलिंग एंड एक्शन, मतलब वो बना हुआ है सर, कैमरा, रोलिंग, एक्शन, ये 3 वर्ड हमेशा रहेगा, आज तक नहीं चेंज हुआ। वो हम, मुझे लगता है चेंज भी नहीं होगा सर। ये टैगलाइन इस इंडस्ट्री का, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कि और वर्ल्ड में चाहे हॉलीवुड है, चाहे बॉलीवुड है, टॉलीवुड, कोई बॉलीवुड सही, लेकिन सब जगह वही प्रोसीजर है, वर्ल्ड वाइड है सर ये 3 लाइन। मैंने तो इंग्लिश फिल्मों में ही काम किया। मैंने जॉन सेक्सन के साथ में काम किया, रेक्स हैरिसन के साथ काम किया, बड़े बड़े स्टार साथ में काम किया। बात है। हाँ, द डिसीवर्स में ये थे, क्या नाम है, जॉन सेक्सन, और नहीं वो कौन था, द डिसीवर्स का हीरो, नाम भूल रहा हूँ उसका, उसके साथ मैंने काम किया। फिर शालीमार में जॉन सेक्सन, रेक्स हैरिसन, धर्मेंद्र, ये सब लोग थे, उससे मैंने काम किया। तो पियर्स ब्रॉसनन, द डिसीवर्स में पियर्स ब्रॉसनन के साथ मैंने काम किया। क्या बात है सर, इंग्लिश फिल्म में बहुत काम किया मैंने, और बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, बड़ा ही अच्छा माहौल रहता है, बड़ी इज्जत मिलती है। हाँ, तो सर कभी शूटिंग के दौरान आपको कभी बाहर जाने का मौका मिला, इंडिया से बाहर जाने का, फॉरेन जाने का मौका? बैंकॉक गया था स्पेशल शूट के लिए। हाँ, बैंकॉक एक बार गया हम बैंकॉक। अच्छा, हाँ। वो कौन से फिल्म के शूट के लिए गए थे सर? वो थी वो फिल्म का नाम था क्या, चेज। अच्छा, उसकी शूटिंग, वो फिल्म रिलीज हुई है, अच्छी चली है, हमारा बहुत अच्छा काम था। मैं विलेन का चाचा बनता हूँ, बहुत बढ़िया रोल था मेरा, और बैंकॉक में 4 दिन रहे, बहुत मजा आया वहाँ। अच्छा, अरे लेकिन वो वहाँ पर माहौल अलग है एकदम। हाँ। मुझे तो बॉम्बे पसंद आता है, मुझे बैंकॉक पसंद नहीं आया। सर ऐसे ही मुंबई को सपनों की नगरी नहीं कहा जाता। हाँ। ये सपनों की नगरी भी है और सपने पूरे भी करते हैं। वर्ल्ड में मुंबई सिटी जैसी कोई सिटी नहीं है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि मुंबई हमारा कर्म भूमि है। हाँ, नहीं, कर्म भूमि तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसी सिटी, एवरग्रीन सिटी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। कहीं ठंडी ज़्यादा पड़ती है, कहीं बरसात ज़्यादा पड़ती है, कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती है, या नियर अबाउट नॉर्मल रहता है वेदर, क्लाइमेट जो है, वेदर ठंडी में ज़्यादा ठंडी नहीं, गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं, बरसात में बरसात। तो यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। हाँ, कॉस्टली ज़रूर है थोड़ी सी, लेकिन फैसिलिटीज़ कितनी है सर। और 50 साल में तो मुंबई इतनी डेवलप हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकता। हम जब आए थे यहाँ, सर जब आप मुंबई आए थे, हाँ, उस टाइम मुंबई में इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बिल्डिंग्स, इतने प्रोडक्शन हाउस, इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी। नहीं तो नहीं, इस तरह की रोड्स ही नहीं थे, रोड भी नहीं, टावर्स नहीं थे। अभी तो ऐसा लगता है मेट्रो नहीं था सर। हाँ, मेट्रो नहीं था, अभी मेट्रो ऐसा चलता है, इटली रोम में चले गए। हाँ, कभी कभी बॉम्बे, हमको इटली रोम चलता है भाई। मुंबई जो है किसी फॉरेन कंट्री से, फॉरेन सिटी से कम नहीं है। हर तरह का माहौल है यहाँ पर। 25 रुपये में आदमी पेट भर सकता है,
और 25,000 में भर सकता है। ये वो सिटी है। एग्जैक्टली सर। यहाँ का सुबह का नाश्ता बड़ा पाव, दोपहर का खाना बड़ा पाव, रात का खाना बड़ा पाव। एक्चुअल में यहाँ पे जो स्ट्रगलर्स नहीं बोलेंगे हम उन्हें, वो कहेंगे कि प्रोसेस। स्ट्रगल वो होता है जो काम हमें नहीं पसंद, हम फिर भी उस काम को कर रहे हैं, वो हमारे लिए स्ट्रगल होता है। और जो काम मुझे दिल से अच्छा लगता है, अगर हम वो काम करें तो वो हमारे लिए स्ट्रगल नहीं है, प्रोसेस में आता है। वो हम प्रोसेस में है। तो उस प्रोसेस में रहने के लिए भी हम वड़ा पाव खा कर भी अपनी जिंदगी यहाँ काट सकते हैं। तो ये शहर ऐसा है। तो मतलब यहाँ सर ने सही कहा कि 25 रुपए में पेट भर सकते हैं और 25,000 भी भर सकते हैं। यस, ज्यादा ही। और हाँ, ज्यादा ही। इतनी बड़ी बड़ी होटल हैं, 5 स्टार होटल, वहाँ का जहाँ पर चाय हमारे पास में 5 रुपए की मिलती है वहाँ पर जो है 500 रुपए का एक कप चाय। सही बात है सर। अभी तो बहुत सारी ऐसी है सर, स्टारबक्स। हाँ, मतलब एक कैपुचिनो लेने जाओ तो आप, मुझे लगता है 1500 के अराउंड से ऊपर। मैं नहीं गया हूँ, वो बाद में बताऊंगा 1500 कट कर देना इसको। तो वहाँ भी चाय कॉफी बहुत महंगी, और हम बाहर अगर टपरी पे पिए तो 5 रुपए की चाय भी काफी है। लेकिन उसका मजा अलग है। उसकी मजा कर रहे हैं आप ना, कट कर दिया? नहीं सर, वो चल रहा है। अच्छा, वो हमारा सर, जब गरीब आदमी बड़ा बन जाता है, ज्यादातर स्टार्स पहले गरीब ही थे, स्ट्रगलर थे, अब वो स्टार्स बन गए। लेकिन जब इतना पैसा खर्च करते हैं 5 स्टार होटल में जाके, 25,000 का खाना खा रहे हैं, तो उनको एहसास होता है ऊपर वाले ने मुझे यार इतना दिया है कि मैं 25,000 का खाना खा रहा हूँ, कहाँ मैं 25 रुपए का खाना खाता था। एग्जैक्टली। तो वो भी एक एहसास होता है ना खुशी का। अब जैसे मैं पहले भूखा रहता था, अब मुझे खाना मिल जाता तो मुझे एहसास है मुझे खाना मिल रहा है, तो मैं तो भूखा रहा हूँ। आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट सर कौन सा है? कुछ आने वाला है सर अभी? अपकमिंग प्रोजेक्ट तो आने वाले हैं। एक फिल्म आ रही है मनेहार, अच्छा, जिसमें हीरो का बाप बनाऊँ, उसमें बहुत ज़बरदस्त रोल है मेरा। अगर वो फिल्म चल जाएगी तो मेरी मार्केट में थोड़ी वैल्यू बन जाएगी। बाकी तो फिल्में आ रही हैं, तो ऐसे रोल नहीं हैं जिनमें कि मैं ऐसा सोच सकूँ कि मुझे अच्छे रोल मिलेंगे फिल्म देखने के बाद में। क्यों, फिल्म चलने के ऊपर है, उसमें कोई स्टार नहीं है। मनेहार में चल भी सकती है, मेरे तकदीर ने साथ दिया, चल जाएगी फिल्म तो मुझे बहुत बहुत इम्पोर्टेंस मिलेगी फिल्म में, क्योंकि बहुत ही अच्छा रोल है मेरा बाप का। अच्छा। गरीब बाप है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार। मैंने डबिंग की उसकी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रोल है। और वो मार्च तक मेरे ख्याल से फिल्म में जानी चाहिए। अच्छा सर, हम आपके साथ कुछ गेम खेलेंगे सर। कौन सा? रैपिड फायर। ये क्या है सर? ये है कि मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आपको तुरंत उसका जवाब देना है सर। हाँ, तुरंत जवाब देना है। और नहीं जवाब आए तो? नहीं जवाब से आप हार जाएंगे। अच्छा खैर, आप मेरे बच्चे जैसे, मैं आपको जिताना पसंद करूंगा। आप जीतेंगे मुझे अच्छा लगेगा। मेरा अभी मैं तो जाता हुआ प्राणी हूँ। नहीं सुनिए, तो मैं जीत जाऊंगा तो क्या फायदा होगा? आपका जीतना जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना जरूरी है। नहीं सर, तो फिर मैं जीतूंगा नहीं सर, मैं एकदम आराम से पूछूंगा, फिर आराम से मुझे जवाब चाहिए। सर, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में? हाँ, सबसे ज्यादा खीर। हाँ, वाह सर, मेरी फेवरेट है खीर। सर, ड्राई फ्रूट्स वाली या नॉर्मल वाली? खीर कैसी भी हो पसंद है। गेम कौन सा पसंद है सबसे ज्यादा खेलना? गेम? हाँ, गेम मुझे जो पसंद है सबसे ज्यादा वो प्लेइंग कार्ड्स। हाँ, वाह सर, मतलब कार्ड्स वो पुराने जमाने वाले होते हैं कि भाई हम 4 इकट्ठे दोस्त बैठेंगे और हमारी चलेगी कार्ड वाली जोड़ी। कार्ड से गेम खेलेंगे। सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी सर? सरफरोश। यस, एज ऑलवेज सरफरोश, जिसमें हम ज्यादा दिखे हैं और जो मैंने जिस तरह कैरियर दिया है मुझे। एग्जैक्टली, नेचुरली सरफरोश ने मुझे कैरियर दिया है। रामायण सीरियल जिसने मुझे कैरियर दिया है, वो फिल्म। और एक्चुअल में सरफरोश जो फिल्म थी वो बहुत ही हिट फिल्म थी, बहुत सुपर हिट फिल्म थी। और उसमें आपने किया भी तो वो एज यूजुअल होना ही चाहिए। यस, करेक्ट। सबसे ज्यादा जो पसंदीदा आपका गाना है, हाँ, जो आपको हमेशा गुनगुनाने का मन करता हो, हाँ, वो कौन सा है? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते। वाह सर,
ये गाना एक्चुअल में एवरग्रीन गाना है, मतलब इतना प्यारा गाना है सर। Yes. मुझे भी बहुत बेहद पसंद है ये गाना सर, कि ये गाना में ही एक अलग एनर्जी है। सर आपको सबसे ज़्यादा घूमना कहाँ पसंद है, पहाड़ों में या फिर कोई ऐसा जगह? नहीं, घूमना तो मुझे पसंद कहीं भी हो सकता है, लेकिन पैदल चलना बहुत पसंद है। पैदल चलना? हाँ। फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। मैं करीब, मेरा जो एवरेज है वो 20,000 स्टेप्स का डेली का। 20,000? 20,000 स्टेप्स में डेली पैदल चलता हूँ। अच्छा। हाँ, रिकॉर्ड है अपने आप में। ये सही है सर। सर आप बुक्स पढ़ते हैं? नहीं। बुक्स नहीं पढ़ते? नहीं। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई किताब जो आपको सर बहुत पसंद हो? है ऐसा कोई किताब, कोई रामायण। रामायण अगर मैं पढ़ूंगा तो रामायण पढ़ूंगा मैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और अभी अयोध्या में हमारे राम लला आए भी हैं, स्थापना भी हुआ है सर। मैं अभी जस्ट दर्शन करके भी आया हूँ राम लला का। अच्छा, यू आर लकी। अरे सर, ये हमारे लिए एक्चुअली सर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस पीढ़ी से हूँ जिस पीढ़ी में मैंने अपने राम लला को देखा स्थापित होते हुए। बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर कि मैं उनको सामने साक्षात दर्शन करके आया हूँ सर। और क्या मोहक वो दृश्य है। अगर एक्चुअल में सर महल होता, उस टाइम हमने महल देखा नहीं है दशरथ जी का, अयोध्या महल देखा नहीं है। अगर वो महल होता तो जैसा आज बना है ना वैसा होता सर। मतलब पीछे नीला आसमान और सिर्फ सामने वो भव्य मंदिर। सर हमको तो मोदी साहब की वो जो एक अपील थी कि भाई सब लोग यहाँ मत आओ, ठंडी का माहौल है, बुजुर्ग लोग जो है वो तो नहीं आए तो अच्छा है। तो हम बुजुर्गों में आते, हम इस डर की वजह से गए नहीं। हम ठंडी बहुत थी, हम बुजुर्ग आदमी है तो हम गए नहीं। अभी मई जून में प्लानिंग है जाने की। हाँ, जैसे जाइए सर। और मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में मामा मारीच अपनी गलती का एहसास करते हुए सर झुकाएगा, क्योंकि मैंने गलती की है, सीता जी का हरण करवाया है, उनका किडनैपिंग जो है वो मेरे द्वारा हुई है, तो बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। उसको धोने के लिए मैं अयोध्या जाऊंगा और उनके चरणों में अपना शीश नवाऊंगा। नहीं, ये मतलब पर सर वो तो एक किरदार था जो सर आपने निभाया है। लेकिन फिर ही सर पूरी दुनिया ने देखा है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। लेकिन आज भी जब हम वो रामायण देखते हैं ना, तो जो रावण वो दिखते हैं, वो रावण एक्चुअली वो बहुत महान कलाकार थे। यस। शायद उनका डेथ भी हो गया है। यस यस। और सर मैं उसका मामा था। और वो आपके, तो मैं तो और ज़्यादा डेंजरस था। मैं तो और भी डेंजरस था। मामा था मैं रावण का। तो मैंने जो गलती की है वो क्षमा योग्य नहीं है। उसको मैं अयोध्या जाके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में शीश नवाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, तब वो शायद मुझे माफ़ करें। सर माफ़ी ज़रूर मिलेगी सर आपको, क्योंकि हमारे राम लला के दरबार पे जो भी जाते हैं सर, वो सबको माफ़ करते हैं। सर आपसे बात करके और आपने जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया सर, उसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद सर आपका। Thank you. और अपना कीमती वक्त जो आपने हमें दिया है सर, उसके लिए बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आपको कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने कैमरा चलाया मेरे जैसे चेहरे पर। सर मुझे आप पॉपुलर करेंगे, मेरी इच्छाओं को पूरी करेंगे, जो मेरा टारगेट है वो पूरा होगा। धन्यवाद के पात्र आप सब लोग हैं सर। ये आपका बड़प्पन है सर हमारे। नहीं, जो सही है मैं वही बात बोल रहा हूँ। मुझे धन्यवाद मत दीजिए, मैं तो चाहता हूँ मेरे फेस पर हमेशा कैमरा रहे सर। ये हमारे एक्टर, ये और वो आप पूरा कर रहे हैं इसके लिए कि हमेशा रहे सर। हमारे टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है सर। अच्छा जी सर। सर ये गिफ्ट हमारे तरफ से आप सोना ऐसा व्यू फिल्मी डेरा एंटरटेनमेंट, फिल्मी डेरा एंटरटेनमेंट, क्या नाम? फिल्मी डेरा ना? हाँ, ये सर फिल्मी डेरा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन। फिल्मी डेरा एंटरटेनमेंट के लिए बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम जिनसे बात कर रहे थे वो बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे कलाकार, जिन्होंने अपना जीवन का 50 साल इस फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर दिया, जिनके अंदर एक जुनूनियत थी, एक जज्बा था खुद का नाम बनाने को लेकर के, जिन्होंने कुछ सोचा कुछ समझा नहीं, अब बस मुंबई आ गए और अपना नाम कायम किया। और सर का ये बड़प्पन है कि वो कहते कि हमारा अभी तक एक फेस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उनका वजूद है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया।
ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे पॉडकास्ट शो को अपना प्यार देते रहिए और इस प्रियांशु राज के साथ हमेशा जुड़े रहिए और उससे प्यार करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखें, धन्यवाद।